जय हिंद साथियों। आप सभी का स्वागत है रसायन विज्ञान के इस लेक्चर में। कैसा होगा कि अगर आपको एक ही लेक्चर में रसायन विज्ञान के वो सारे प्रश्न कवर किए जाएं जो कि आरपीएफ की परीक्षा में पूछे गए हैं, जो प्रीवियस ईयर की परीक्षा हुई है। तो चाहे आरपीएफ का एसआई की परीक्षा हो, चाहे कांस्टेबल की परीक्षा हो, उसी को ध्यान में रखते हुए इस समय हम रोजगार वितंकित का एक बुक है जिसमें आरपीएफ, जो कि आरपीएफ और कांस्टेबल के लिए डेडिकेटेड है, और उसमें रसायन विज्ञान के वो सारे प्रश्न हैं जो कि प्रीवियस ईयर परीक्षा में पूछा गया था। ठीक है, तो चलिए उस प्रश्न को उस किताब को पढ़ना शुरू करते हैं। जो जो उसके सारे प्रीवियस के प्रश्न हैं उसको पढ़ना शुरू करते हैं। उससे संबंधित जो व्याख्या होगी उसको याद करेंगे, याद करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, और समय बचेगा तो इस लेक्चर में बायोलॉजी को भी कवर करेंगे। आपको पता होगा कि इसके पहले हमने इतिहास को, संविधान को और भूगोल को कंप्लीट करा दिया हुआ है। आप चाहें तो उसको यहाँ से देख सकते हैं। अगर आपके पास ये पुस्तक नहीं है तो भी कोई बात नहीं, आप इस लेक्चर को देख करके जो प्रश्न है उसको क्लियर कर सकते हैं। उसका अगर आपने पहले से पढ़ा है तो उसको रिवीजन कर सकते हैं, नहीं तो फिर एक एक करके याद कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। पहले प्रश्न से पढ़ते हैं क्योंकि बीच में थोड़ी सी दिक्कत हो गई थी, तो आपको ये फिर से अपलोड किया जा रहा है। चलिए, पहला प्रश्न क्या है? पहला प्रश्न कह रहा है कि बोरान तत्व का परमाणु क्रमांक कितना है? बोरान तत्व का परमाणु क्रमांक कितना है? तो देखिए, अगर हम बोरान तत्व के बारे में बात करते हैं, किसी भी तत्व की, चाहे वो कोई भी तत्व हो, जिसमें जिसका परमाणु क्रमांक या परमाणु भार या इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पूछा जाता है, पहले तो आपको ये याद होना चाहिए कि किसी तत्व का जो जो परमाणु क्रमांक वो कितना है ना? तो अगर जैसे तत्व का परमाणु क्रमांक पता है तो परमाणु भार आसानी से पता चल जाता है। क्यों? क्योंकि अधिकतर तत्व हैं, उसका दुगुना होता है क्या? जो परमाणु भार होता है, परमाणु भार परमाणु क्रमांक का लगभग दुगुना होता है, लगभग दुगुना होता है या थोड़ा-सा ज़्यादा होता है। ठीक है? सर पीडीएफ ठीक से नहीं दिख रहा। आप बताओ, अब दिख रहा है कि नहीं? पीडीएफ दिख रहा है, क्यों नहीं दिख रहा? ठीक है, तो चलिए, आपको मैं बता रहा था कि जो परमाणु क्रमांक है वो शायद 1 से लेकर के 30 तक के तत्वों का पता ही होना चाहिए। बाकी अ, जो लेंथेनाइड है, एक्टिनाइड है, इनको भी पता होना चाहिए कि मतलब ये लेंथेनाइड तत्व है कि नहीं है, एक्टिनाइड तत्व है कि नहीं है। कोई गैस है ना? तो कोई गैस है, कौन सा गैस है, कौन सा गैस नहीं है, कौन तत्व है, कौन नहीं है ना? तो ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। तो उसी को ध्यान में रखते हुए अगर ये सब आपको याद है तो हम इस लेक्चर को शुरुआत करते हैं। पहले प्रश्न क्या कह रहा है? बोरान तत्व का परमाणु क्रमांक देखिए। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरान। बोरान कितने नंबर पे आया मेरे हिसाब से? 5वें नंबर पे। तो इसका मतलब ये पांचवा, इसका परमाणु क्रमांक कितना है? परमाणु क्रमांक 5वां है। ठीक, तो परमाणु क्रमांक 5, हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा। इस तरीके से हमने 1 से लेकर के 30 तक याद किया हुआ है। और भी जो तत्व है वो भी आपको याद होने चाहिए, जैसे सोना है, चांदी है, प्लेटिनम है ना? तो ऐसे कुछ महत्वपूर्ण तत्व बनते हैं। अगर वो सारे याद नहीं है तो इसी लेक्चर में याद कर लीजिए। चलिए, बोरान का कितना हो गया? 5 हो गया परमाणु क्रमांक। अच्छा, संयोजी इलेक्ट्रॉन कितने बनेंगे? तो 3 संयोजी इलेक्ट्रॉन बनेंगे। कितने? 3 संयोजी इलेक्ट्रॉन बनेंगे। कितने संयोजी इलेक्ट्रॉन? 3 संयोजी इलेक्ट्रॉन बनते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न क्या कह रहा है कि एडिपिक अम्ल का आईयूपीएसी नाम क्या है? एडिपिक अम्ल का आईयूपीएसी नाम क्या है? तो देखो, एडिपिक अम्ल का आईयूपीएसी नाम, तो ये पता होना चाहिए कि एडिपिक अम्ल क्या होता है। तो इस तरीके से कुछ बनता है एडिपिक अम्ल का स्ट्रक्चर। ये सब आपको नहीं याद करना, बस यही याद कर लीजिए, रट लीजिए 2-3 बार कि एडिपिक जो अम्ल होता है उसका आईयूपीएसी नाम क्या होता है। तो उसका आईयूपीएसी नाम होता है, क्या होता है आईयूपीएसी नाम? वो होता है हेक्सेन डाइओइक अम्ल। क्या होता है? हेक्सेन डाइओइक अम्ल। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरा प्रश्न कह रहा है कि फार्मिक अम्ल जो है, HCOOH का आयनीकरण नियतांक कितना होता है? फार्मिक अम्ल का आयनीकरण नियतांक कितना होता है? तो वो होता है 1.8 को 10 की घाते -4, 1.8 को 10 की घाते -4। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चौथा प्रश्न पढ़िए। चौथा प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक लकड़ी की लुगदी पर रासायनिक प्रतिक्रियाओं द्वारा बनाया गया फाइबर है? तो इनमें से कौन सा कह रहा है? लुगदी पर जो है रासायनिक प्रक्रिया द्वारा बनाया गया एक फाइबर, तो कौन सा है? रेयान है। कौन सा है? रेयान है। ठीक है, तो जो रेयान है, इनमें से रेयान जो है वो लकड़ी की लुगदी पर बनाया गया रासायनिक क्रियाओं द्वारा फाइबर है। ठीक है, अंशुमान वाई टीम, हाय, गुड इवनिंग भाई। चलिए आगे बढ़ते हैं। रेयान एक निर्मित पुनर्जीवित सेलुलोज फाइबर है। रेयान क्या है? एक पुनर्जीवित सेलुलोज फाइबर है। यह मुख्य रूप से लकड़ी की लुगदी शुद्ध सेलुलोज से निर्मित होता है। ठीक है, बस इतना याद रखेंगे। चलिए 5वां प्रश्न पढ़ते हैं। 5वां प्रश्न क्या कह रहा है कि 5वां प्रश्न कह रहा है लाल मिट्टी का लाल रंग किसके कारण होता है? पहले तो ऑप्शन पढ़ लीजिए। तो ऑप्शन में क्या दिया हुआ है? सिलिकॉन ऑक्साइड, फेरिक ऑक्साइड, फास्फोरस या पोटेशियम। तो ना तो सिलिकॉन है, ना फास्फोरस है, ना पोटेशियम है। कौन सा होगा? फेरिक ऑक्साइड। क्या होगा? फेरिक ऑक्साइड। ठीक है, फेरिक ऑक्साइड होगा इसका सही उत्तर। चलिए आगे बढ़ते हैं। धन्यवाद अंशुमान। फेरिक ऑक्साइड के कारण मिट्टी का जो लाल रंग दिखाई देता है, फेरिक ऑक्साइड के कारण मिट्टी का रंग लाल दिखाई देता है।
किसी भी मिट्टी द्वारा बनाया गया रंग उस मिट्टी में मौजूद पोषक तत्वों के कारण होता है। पोषक तत्व के कारण होता है, किसके पोषक तत्व के कारण? जो मिट्टी में पाया जाता है, जो मिट्टी में जो पोषक तत्व होगा उसी कारण मिट्टी का जो रंग है वो लाल होगा या काला होगा। ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। लाल मिट्टी में लोहे की मात्रा काफी ज्यादा पाई जाती है। जो लाल मिट्टी है उसमें लोहे की मात्रा काफी ज्यादा पाई जाती है तथा आयरन ऑक्साइड का रंग लाल भूरे रंग का होता है, इसीलिए लाल मिट्टी का रंग कैसा होता है? लाल होता है। ठीक है। क्लियर हो गया होगा। क्योंकि इसमें आयरन ऑक्साइड फेरस ऑक्साइड बनता है, फेरिक ऑक्साइड, और उसके कारण जो आयरन ऑक्साइड बनता है वो लाल कलर का होता है और इसी कारण मिट्टी का रंग कैसा होता है? लाल होता है। ठीक है। छठवां प्रश्न पढ़िए। छठवां प्रश्न क्या है? मैलोनिक अम्ल का आईपीएसी नाम क्या होता है? मैलोनिक अम्ल का जो आईपीएसी नाम होता है क्या? प्रोपेंडियोइक होता है मैलोनिक अम्ल। देखिए, इसके पहले हमने कौन सा पढ़ा था? एडिपिक अम्ल। तो जो एडिपिक अम्ल का क्या होता है? हेक्सेन डाइओइक। और मैलेनिक की अगर बात की जाए तो ये होता है प्रोपेंडियोइक अम्ल। ठीक है। क्लियर हो गया होगा। स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता बनेगा, उसको देख लेंगे। ठीक है। सातवां प्रश्न पढ़िए। सातवां प्रश्न है कि एल्यूमिनियम तत्व का परमाणु क्रमांक कितना कितना होता है? एल्यूमिनियम जो है उसका परमाणु क्रमांक कितना होता है? तो इसका कितना होता है? इसका परमाणु क्रमांक होता है 13। अगर परमाणु भार की बात की जाए तो कितना होगा? 13 दूनी 26 के आसपास में। कितना? 26 के आसपास में। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। माफ कीजिएगा। एल्यूमिनियम एक रासायनिक तत्व है, तो तत्व है ही। तो जिसका प्रतीक एल होता है, परमाणु क्रमांक 13 होता है। और परमाणु पर देखिए हमने कितना बताया? 13 दूनी 26, लगभग 26 के आसपास है कि नहीं? 26 के आसपास है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एल्यूमीनियम का प्रयोग मूर्ति, बर्तन, कार, पावर लाइन, भोजन व दवाइयों की पैकेजिंग, कंप्यूटर, विमान आदि बनाने में होता है। कंप्यूटर बनाने में, विमान आदि होता है। ठीक है। चलिए 8वां प्रश्न पढ़िए। 8वां प्रश्न है कि न्यूट्रॉन की खोज किसके द्वारा की गई? न्यूट्रॉन की खोज पूछ रहा है। तो देखिए, आपको पता होगा ईटा पर नाच है, तो ना चाहे कौन? चैडविक। न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? जेम्स चैडविक ने। ठीक है। जेम्स चैडविक ने। चलिए आगे बढ़ते हैं। न्यूट्रॉन की खोज जेम्स चैडविक ने वर्ष 1932 ईस्वी में किया था। कब किया था? 1932 में किया था। न्यूट्रॉन एक आवेश रहित कण है। न्यूट्रॉन कैसा है? आवेश रहित, मतलब उसका कोई आवेश नहीं पाया जाता है। इलेक्ट्रॉन कैसा है? ऋणावेशित है। और प्रोटॉन कैसा है? वो धनावेशित है। ठीक है। ये सब आपको पता होगा। तो आगे पढ़िए क्या लिखा है कि जो परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन के साथ पाए जाते हैं, इसे यन से दर्शाते हैं। देखो, जो न्यूट्रॉन है वो कहाँ रहता है? वो परमाणु के नाभिक में रहता है। परमाणु के नाभिक में रहता है। इलेक्ट्रॉन कहाँ रहता है? बाहरी कोषों में रहता है। तो अच्छा, परमाणु अ, क्या परमाणु के नाभिक में कौन कौन तत्व रहते हैं? तो वो रहता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, इसके परमाणु नाभिक में रहता है। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 9वां प्रश्न पढ़िए। सेंधा नमक का अपवर्तनांक क्या है? सेंधा नमक का अपवर्तनांक क्या है? अपवर्तनांक की बात की जाती है तो इसका अपवर्तनांक होता है 1.54। कितना? 1.54। चलिए आगे बढ़ते हैं। सेंधा नमक का अपवर्तनांक 1.54 होता है। बेंजीन का अपवर्तनांक 1.50 होता है। बर्फ का अपवर्तनांक 1.31 होता है। और जो मिट्टी के तेल का अपवर्तनांक है वो होता है 1.44। ठीक है। ये चारों याद कर लीजिए। सेंधा नमक का कितना होता है? 1.54। बेंजीन का कितना होता है? 1.50। बर्फ का अपवर्तनांक कितना होता है? 1.31। और मिट्टी के तेल का अपवर्तनांक 1.44 होता है। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। याद हो गया कि नहीं याद हो गया? एक बार फिर से चाहे तो पढ़ सकते हैं। जो बर्फ का अपवर्तनांक है ये ज्यादा महत्वपूर्ण है। बर्फ का जो अपवर्तनांक है ये बहुत बार परीक्षा में पूछा गया है। और उसके बाद बेंजीन महत्वपूर्ण बन जाता है, उसके बाद मिट्टी का तेल, उसके बाद भी सेंधा नमक। ठीक है। तो बर्फ का कितना होता है? 1.31। और डेढ़ किसका होता है? बेंजीन का होता है 1.5। ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। 10वां प्रश्न पढ़िए। 10वां क्या कह रहा है कि सल्फर के लिए प्रतीक क्या है? बताओ, एसपी है, एसएन है, यस है या एसबी है? सल्फर की बात की है तो सल्फर का प्रतीक कितना होता है? सल्फर का प्रतीक होता है यस, ना कि एस एन एस बी है। ठीक है। इस तरीके से। अच्छा, सल्फर को क्या कहते हैं? गंधक भी कहते हैं। सल्फर को गंधक कहते हैं। आगे लिखा हुआ है कि सल्फर का प्रतीक क्या होता है? यस होता है सल्फर का प्रतीक। सल्फर एक गंधक या गंधक, सल्फर जिसको गंधक कहते हैं, एक रासायनिक तत्व है। कैसा है? एलिमेंट है, तत्व है, जिसका परमाणु संख्या 16 और परमाणु भार 32। तो 16 दूनी 32, लगभग तो हुआ कि नहीं? दुगना हो गया। चलो आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अगर बात की जाए तो यह आवर्त सारणी में ऑक्सीजन के ग्रुप में आता है। यह एक चमकीला पीला क्रिस्टलीय ठोस है। अगर पूछ ले कि सल्फर किस कलर का होता है, तो किस कलर का होता है? वो पीला होता है, लेकिन जो कि क्रिस्टलीय ठोस होता है। पीला भी, क्रिस्टलीय ठोस भी। आपका भारतीय संस्कृत है। चलो आगे बढ़ते हैं। 11वां प्रश्न। 11वां प्रश्न है कि अम्लीय वर्षा तब होगी जब वर्षा जल का पीएच मान इससे कम होगा। अच्छा,
जो वर्षा जल का पीएच मान है, अगर वो कम होगा तो अम्लीय वर्षा होगा, अगर ज्यादा हो तो क्षारीय। वास्तव में क्षारीय वर्षा नहीं होती, अम्लीय वर्षा होती है। तो किसके पीएच मान से अगर कम हो तो अम्लीय वर्षा माना जाता है, तो क्या क्या होता है? 1.6 कितना, 5.6 कितना, 5.6, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अम्लीय वर्षा 5.6, 5.6। अम्लीय वर्षा तब होती है जब वर्षा जल का पीएच मान 5.6 से कम होता है। 5.6 से अगर कम है तो उसको क्या कहा जाएगा? अम्लीय वर्षा कहा जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि वर्षा का पानी जब अम्ल के साथ धरातल पर पहुंचता है तो इसे अम्ल वर्षा कहते हैं। जो वर्षा का पानी है, अगर अम्ल के साथ धरातल पर पहुंच रहा है तो उसको अम्लीय वर्षा कहते हैं। शुद्ध जल का पीएच स्तर 7, क्या कह रहा है? 7, या साधारण जल 6.5 से 8.5 के मध्य होता है ना? शुद्ध जल कितना होता है? वैसे तो 7 कहा जाता है, लेकिन 6.5 से 8.5 के मध्य में होता है, 6.5 से 8.5, ठीक। चलो, ब्राह्मण प्रश्न पढ़िए। ब्राह्मण प्रश्न क्या है कि गैलियम तत्व का परमाणु क्रमांक कितना होता है? गैलियम, गैलियम की बात की जा रही है। तो गैलियम का जो परमाणु क्रमांक है कितना होता है? 31। गैलियम तत्व का परमाणु क्रमांक 31 होता है, ठीक। चलो आगे बढ़ते हैं। गैलियम एक रासायनिक तत्व है, इसका प्रतीक क्या होता है? Ga। गैलियम जो है इसका एक रासायनिक तत्व है और इसका प्रतीक क्या होता है? Ga। यह तत्व प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाला शुद्ध पदार्थ है जो एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बना है। कैसे? एक ही प्रकार के परमाणु से मिलकर के बना है गैलियम रासायनिक तत्व, ठीक। चलो आगे बढ़ते हैं। गैलियम का परमाणु क्रमांक 31 होता है। गैलियम, गैलियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 31 होता है। परमाणु भर कितना? 69। ये थोड़ा सा गड़बड़ है, मतलब 31 गुना 62 होना चाहिए था। तो कहीं कहीं पर ये लागू नहीं होता है, जो दुगुना वाला कॉन्सेप्ट मैंने कहा, लगभग लगभग। गैलियम का परमाणु क्रमांक 31, परमाणु भर 69, मतलब 70 के आसपास में। चलो आगे बढ़िए। 13वां प्रश्न पढ़ते हैं। 13वां प्रश्न क्या है कि ऑक्जेलिक अम्ल का आईयूपीएसी नाम क्या है? ऑक्जेलिक अम्ल, ऑक्जेलिक अम्ल का आईयूपीएसी नाम होता है एथेनाइड, एथेन डिओइक अम्ल, एथेन डिओइक अम्ल होता है, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। 14वां प्रश्न पढ़िए कि एसिटिक अम्ल का आयनीकरण नियतांक कितना होता है? एसिटिक अम्ल का आयनीकरण नियतांक। तो देखो जो एसिटिक अम्ल है इसका आयनीकरण नियतांक कितना होता है? तो ये होता है 1.74 गुण 10 के घाते -4। अंशुमान क्या कर रहे हो भाई? अंशुमान क्या कर रहे हो तुम? चलो आगे बढ़ते हैं। एसटी के मतलब का जो आयनीकरण नियतांक होता है वो होता है 1.74 जो 10 के घाते -5, ठीक है। चलो आगे बढ़िए। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि एसटी का मतलब आयनीकरण नियतांक 1.74 10 के घाते -5 होता है, ठीक। चलो 15वां प्रश्न। 15वां प्रश्न है कि कार्बन के द्वारा अन्य कार्बन परमाणुओं के साथ सहसंयोजक बंधन बनाने की विशेषता क्या कहलाती है? कार्बन के द्वारा जो अन्य कार्बन परमाणु है उनके साथ सहसंयोजक बंधन बनाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो वो कहलाता है श्रृंखलन। क्या कहलाता है? श्रृंखलन कहलाता है, ठीक है। कार्बन के द्वारा अन्य कार्बन परमाणु के साथ सहसंयोजक बंधन बनाने की विशेषता क्या कहलाती है? वो क्या कहलाता है? श्रृंखलन, ठीक है। श्रृंखलन कहलाता है। कार्बन के द्वारा अन्य कार्बन परमाणु के साथ कार्बन के द्वारा अन्य कार्बन परमाणु के साथ सहसंयोजक बंध, कौन सा बंध? सहसंयोजक बंध बनाने की विशेषता श्रृंखलन कहलाती है। क्या कहलाता है? श्रृंखलन कहलाता है। रासायनिक आबंध एक रासायनिक यौगिक को जन्म देने के लिए दो या दो से अधिक परमाणुओं, अणुओं या आयनों के बीच एक रासायनिक आबंध का निर्माण करता है। किसका निर्माण करता है? जो रासायनिक आबंध के लिए जो एक रासायनिक यौगिक है को जन्म देने के लिए दो या दो से अधिक परमाणु, अणु या आयनों के बीच जो रासायनिक आबंध होता है वही बनता है रासायनिक आबंध, ठीक है। चलो आगे बढ़िए। कार्बन जो होता है, कार्बन क्या होता है? आधात्विक और सहसंयोजक आबंध बनाता है। कार्बन आधात्विक और सहसंयोजक आबंध बनाता है। कैसा? आधात्विक और सहसंयोजन, ठीक है। तीन प्रमुख प्रकार के सहसंयोजक आबंध जो एकल, डबल और ट्रिपल आबंध होते हैं। अच्छा, आबंध कितने प्रकार के होते हैं? एक होता है एकल बंध, द्विबंध और ट्रिपल बंध। ट्रिपल बंध होता है, ठीक। ये तीन प्रकार के आबंध पाए जाते हैं। कार्बन परमाणु चार प्रकार का एकल आबंध बना सकता है। कैसा? चार प्रकार का एकल आबंध बना सकता है जो कार्बन परमाणु है। कार्बन परमाणु चार प्रकार का एकल आबंध बना सकता है। 16वां प्रश्न पढ़िए। 16वां प्रश्न है कि बेकिंग सोडा का सूत्र क्या होता है? बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा या खाने का सोडा, जैसे मीठा सोडा कहते हैं अपने बाजार में अगर चाहेंगे। अंशुमान भाई क्या यार, बेकिंग सोडा का सूत्र क्या होता है? तो बेकिंग सोडा जैसे खाने का सोडा भी कहते हैं, तो वो होता है NaHCO3। क्या होता है? NaHCO3, ठीक है।
जो एक होता है धावन सोडा, ये धावन सोडा नहीं है, ये खाने का सोडा है, ठीक है? धावन सोडा आगे आएगा, उसको आगे पढ़ लेंगे। लेकिन बेकिंग सोडा जो होता है या खाने का सोडा, ये होता है NaHCO3, NaHCO3, ठीक? एक सेकंड। अच्छा, सर्वर कहते थे कि ये ब्लॉक होता है, यहाँ से ब्लॉक कैसे होगा? चलो आगे बढ़ते हैं, है ना? सोडियम बाइकार्बोनेट एक कार्बनिक यौगिक है। इसे बेकिंग सोडा या मीठा सोडा या खाने का सोडा भी कहते हैं। क्या कहते हैं? इसे अ, मीठा सोडा या खाने का सोडा भी कहा जाता है, ठीक है? बेकिंग सोडा जो होता है। इसका आईयूपीएसी नाम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट होता है। क्या होता है? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट भी कहते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं कि जो सोडियम बाइकार्बोनेट होता है, ये आसानी से CO2 उत्पन्न कर सकता है। क्या कर सकता है? NaCO3 आसानी से CO2 उत्पन्न कर सकता है। क्या कर सकता है? CO2 उत्पन्न कर सकता है, यानी NaHCO3, ठीक? तो CO2 गैस हवा से भरी होने के कारण आग व वायु के मध्य एक परत का निर्माण कर लेती है, जिससे आग का वायु से संपर्क टूट जाता है और आग बुझ जाती है, ठीक है? चलो आगे बढ़ते हैं। 17वां प्रश्न। 17वां प्रश्न है कि इनमें से कौन सा एक ऑक्जेलिक एसिड का प्राकृतिक स्रोत है? किसका ऑक्जेलिक एसिड का प्राकृतिक स्रोत है? ऑक्जेलिक की बात करें तो ऑक्जेलिक किस में होता है? टमाटर में होता है। ऑक्जेलिक एसिड किस में होता है? टमाटर में होता है। तो ऑक्जेलिक एसिड का जो प्राकृतिक स्रोत है वो कौन है? टमाटर है, ठीक? चलो आगे बढ़ते हैं। इस तरीके से हमारा 20 सही हो जाएगा। तो जो टमाटर है वो ऑक्जेलिक एसिड का प्राकृतिक स्रोत होता है। अगर दूध की बात तो दूध दूध में होता है लैक्टिक एसिड। दूध या दही में कौन सा होता है? लैक्टिक एसिड होता है। नींबू में सिट्रिक एसिड होता है। नींबू में कौन सा सिट्रिक एसिड होता है। और जो चीनी का डंक है इसमें फार्मिक एसिड पाया जाता है। क्या पाया जाता है? फार्मिक एसिड, ठीक? चलो आगे बढ़ते हैं। 18वां प्रश्न क्या है? 18वां प्रश्न है हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक क्या है? हाइड्रोजन हाइड्रोजन पहला ही तत्व है तो इसका परमाणु क्रमांक 1 होता है। परमाणु क्रमांक कितना होता है? 1 होता है। हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 होता है। परमाणु द्रव्यमान को परमाणु के नाभिक में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या के योग के रूप में परिभाषित करते हैं। किसके रूप में? न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या के न्यूट्रॉन और जो प्रोटॉन की संख्या अगर उसको योग कर दिया जाए तो वो क्या होता है? परमाणु द्रव्यमान होता है। परमाणु द्रव्यमान होता है। और परमाणु क्रमांक क्या होता है? तो परमाणु क्रमांक जो होता है, परमाणु क्रमांक वो परमाणु क्रमांक आप समझ पा रहे हैं कि परमाणु क्रमांक क्या होता है? आगे कि हाइड्रोजन के नाभिक में कोई न्यूट्रॉन नहीं होता है। हाइड्रोजन के नाभिक में कोई न्यूट्रॉन नहीं होता है। हाइड्रोजन के नाभिक में कोई न्यूट्रॉन नहीं होता है। इस चीज को भी याद रखेंगे। पूछेगा इनमें से किस तत्व के नाभिक में कोई भी न्यूट्रॉन नहीं पाया जाता, वो कौन सा है? वो है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के नाभिक में कोई भी न्यूट्रॉन नहीं पाया जाता है, ठीक? परमाणु द्रव्यमान क्या होता है? प्रोटॉन की कुल संख्या प्लस न्यूट्रॉन की कुल संख्या। जो प्रोटॉनों की संख्या है और न्यूट्रॉनों की संख्या है, अगर उनका हम योग कर देंगे तो क्या बनेगा? ये बनेगा परमाणु द्रव्यमान। क्या बनेगा? परमाणु द्रव्यमान। हाइड्रोजन आवर्त सारणी का पहला तत्व है। क्या है? आवर्त सारणी का पहला तत्व, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। 19वां प्रश्न। 19वां प्रश्न है कि क्वथनांक से नीचे किसी भी तापमान में द्रव को परिवर्तित करने की प्रवृत्ति को क्या कहा जाता है? तो क्वथनांक से नीचे किसी तापमान में द्रव को परिवर्तन करने की प्रवृत्ति क्या कहलाती है? वो कहलाता है वाष्पीकरण। क्वथनांक से नीचे किसी भी तापमान में द्रव को परिवर्तित करने की प्रवृत्ति क्या कहलाती है? वो कहलाता है वाष्पीकरण। क्या कहलाता है? वाष्पीकरण। वह प्रक्रिया जिसमें तापमान द्वारा जल गैसीय अवस्था में परिवर्तित होता है। जो जल है वो जब गैस की अवस्था में परिवर्तित हो जाए तो उसको क्या कहते हैं? उसको वाष्पीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं? वाष्पीकरण कहते हैं, ठीक? जल का गैस के रूप में बदलना वाष्पीकरण कहलाता है, ताप के द्वारा। लेकिन किसके द्वारा? ताप के द्वारा, ठीक? चलो आगे बढ़ते हैं। लिखा है कि जल का बिना क्वथनांक बिंदु पर आए ही वाष्पित होना, बिना क्वथनांक बिंदु पर आए ही वाष्पित हो जाना, उसी को क्या कहते हैं? उसी को कहते हैं वाष्पीकरण। जल की सतह पर जल के कण आसपास की सतह से तापीय ऊष्मा प्राप्त कर इतनी गतिज ऊर्जा प्राप्त कर लेते हैं कि जल के अन्य कणों के कारण आकर्षण बल से मुक्त हो जाते हैं तथा वाष्प में बदल जाते हैं। यही प्रक्रिया कहलाती है वाष्पन, ठीक है? यही प्रक्रिया वाष्पन कहलाती है। चलो 20वां प्रश्न पढ़ते हैं। 20वां प्रश्न, परमाणु की संरचना पर काम के लिए वर्ष 1922 ईस्वी में किसको नोबेल पुरस्कार दिया गया था? परमाणु की संरचना से संबंधित किसको नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था? सन याद रखें कि 1922 के आसपास में इसको याद किया, मतलब 1922 में इसको दिया गया था। तो वो कौन थे? वो थे नील बोर। नील बोर, बोहर लिखा है, बोर भी लिखा रहता है, नील बोर। तो नील बोर जो थे, नील बोर, उनको उनको परमाणु की संरचना पर काम करने के लिए सन 1922 ईस्वी में नोबेल पुरस्कार दिया गया था, ठीक है? चलो 22वां प्रश्न, 21वां प्रश्न पढ़िए। 21वां प्रश्न है
कि नाइट्रिल और ईस्टर के अपचयन द्वारा, किसके द्वारा, नाइट्रिल और ईस्टर के अपचयन द्वारा एल्डिहाइड उत्पादन किस अभिक्रिया द्वारा किया जाता है? एस्टर, नाइट्रिल और एस्टर के अपचयन द्वारा। तो जो नाइट्रिल है और एस्टर का अपचयन है वो किसके द्वारा होता है? वो होता है स्टीफन अभिक्रिया। किसके द्वारा? स्टीफन अभिक्रिया। देखिए कुछ चीजें ऐसी हैं जो आपको रटनी ही रटनी पड़ेंगी, उसमें कोई या तो ट्रिक बता दे या फिर आप रट लीजिए। तो नाइट्रिल और एस्टर के अपचयन द्वारा एल्डिहाइड उत्पादन की अभिक्रिया किसके द्वारा होता है? स्टीफन अभिक्रिया। ठीक, स्टीफन अभिक्रिया। चलो एक बार पढ़ लेते हैं कि स्टीफन अभिक्रिया क्या होता है। ये होता है कि एल्केन नाइट्राइल के इथरीन विलयन में हाइड्रोजन क्लोराइड तथा स्टैन क्लोराइड डालते हैं, पहले इमाइन प्राप्त होता है, फिर एल्डिहाइड का उत्पादन करने के लिए हाइड्रोलिसिस किया जाता है। इस प्रक्रिया को स्टीफन अभिक्रिया या स्टीफन रिडक्शन कहते हैं। ठीक है, स्ट्रक्चर एक बार देख लीजिए यहाँ पर जो आपके सामने बना हुआ है। प्लास्टर ऑफ पेरिस के लिए सूत्र क्या है? प्लास्टर ऑफ पेरिस के लिए क्या सूत्र है? तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो सूत्र है, अच्छा इसमें पूछा था कि प्लास्टर ऑफ पेरिस में कितने तत्व पानी के पाए जाते हैं? तो वो कितना है, 1/2 तत्व पानी के पाए जाते हैं। CaSO4, CaSO4 देखिए Ca2 है तो ये नहीं होगा, CaSO4 हाफ H2O, CaSO4 या ऐसे लिखा रहेगा तो 2 CaSO4 H2O। ठीक है, तो इस तरीके से भी लिखा रहा जा सकता है, लेकिन ये 2 तत्व हो जाएगा तो इसका मतलब यहाँ पर आधा होना चाहिए पानी का। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र याद कर लीजिए। इसको मत याद कीजिएगा, ये मतलब बहुत बहुत कम चांस है आसानी लिखने का, लेकिन जो वास्तव में आपको मतलब जो ज्यादातर जगह पर लिखा मिलेगा वो क्या रहेगा? CaSO4 हाफ H2O, प्लास्टर ऑफ पेरिस। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस के रासायनिक नाम कैल्शियम सल्फेट हाइड्रेट है। कैल्शियम सल्फेट हाइड्रेट है प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम, कैल्शियम सल्फेट हाइड्रेट है। ठीक, CaSO4 हाफ H2O है। प्लास्टर ऑफ पेरिस तुरंत जमने वाला जिप्सम प्लास्टर है। क्या है? जिप्सम प्लास्टर है। जिप्सम प्लास्टर है जो कि तुरंत जमता है, जो एक महीन पाउडर कैल्शियम सल्फेट हाइड्रेट से बना होता है, जो गीला होने और सूखने दिए जाने पर कठोर हो जाता है। जैसे फिर उसको गीला कर दो और गीला होने के बाद अगर वो सूख जाएगा तो बहुत कठोर हो जाता है। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। 23वां प्रश्न है कि हीलियम का परमाणु क्रमांक क्या होता है? तो हीलियम हाइड्रोजन के तुरंत बाद आता है, तो ये इसका परमाणु क्रमांक 2 होगा, जो परमाणु भार होगा वो लगभग 4 के आसपास होगा। ठीक, लगभग 4 के आसपास होगा। हीलियम का परमाणु संख्या 2 है। हीलियम बझाड़ में प्रयुक्त बझाड़ में प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला दूसरा तत्व है। क्या है? बझाड़ में प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला दूसरा तत्व है। हीलियम प्रतीक He, हीलियम का प्रतीक क्या होता है? He होता है, स्मॉल ई, कैपिटल एच और स्मॉल ई। वह परमाणु क्रमांक 2 के साथ आदर्श गैस के रूप में भी जाना जाता है। पूछेगा आदर्श गैस किसको कहते हैं? तो वो क्या है? हीलियम है। ठीक है, आदर्श गैस के रूप में जाना जाता है हीलियम। हीलियम जो है वो रंगहीन होता है, गंधहीन होता है और स्वादहीन होता है। हीलियम हीलियम कैसा होता है? रंगहीन, गंधहीन और स्वादहीन होता है। हीलियम का उपयोग गुब्बारे और ब्लिम्प आदि को फुलाने में करते हैं। किसको? गुब्बारे और ब्लिम्प को फुलाने में किया जाता है। ठीक है, चलो 1 मिनट अनब्लॉक कर दें। चलो 1 सेकंड, आगे बढ़ते हैं ना। तो हीलियम का क्वथनांक क्या होता है? हीलियम को जो अच्छा हीलियम का उपयोग कहाँ पर होता है? वो होता है गुब्बारे, ब्लिम्प आदि को फुलाने के लिए हीलियम का प्रयोग किया जाता है। ये रंगहीन, गंधहीन और स्वादहीन होता है। इसको आदर्श गैस के रूप में जाना जाता है। परमाणु क्रमांक 2 होता है और इसका जो संकेतक है वो होता है कैपिटल और स्मॉल स्मॉल ई, कैपिटल एच स्मॉल ई। ठीक है, चलो 24वां प्रश्न है कि एटीएम गैस द्वारा प्रयोग में लाए गए किसको मापने की एक इकाई है? जो एटीएम है, एटीएम ये किसको मापते हैं? तो दबाव को मापते हैं, गैस के दबाव को मापते हैं, गैस के विकिरण को, गैस के तापमान को या गैस के संवहन को। तो एटीएम गैस में मतलब गैस का किस चीज को मापते हैं? तो वो मापते हैं गैस के दबाव को। ठीक है, इसके गैस के दबाव को मापा जाता है। तुम्हारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा। देखो दबाव जो है वो बल प्रति इकाई क्षेत्रफल कहलाता है। इसे पी से प्रदर्शित करते हैं। दबाव जो बल है, जो फोर्स लग रहा है, कितने एरिया में फोर्स लग रहा है, तो वही क्या होता है? दबाव होता है। ठीक, दाब का एसआई मात्रक क्या होता है? पास्कल होता है। दाब का एसआई मात्रक क्या होता है? पास्कल। दाब का एसआई मात्रक पास्कल होता है। तो P बराबर F बटा ए, P बराबर F बटा ए। ठीक है, एक एटीएम किसके बराबर होता है? एक एटीएम जो होता है वो 1.013 गुणा 10 के घाते 5 पास्कल के बराबर होता है। 1.013 गुणा 10 के घाते 5 पास्कल के बराबर होता है। एक एटीएम 1.013 गुणा 10 के घाते 5 पास्कल के बराबर होता है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अच्छा, एटीएम का फुल फॉर्म क्या होता है? ये होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट सी लेवल।
एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट सी लेवल। एटमोस एटमो एटमॉस्फेरिक फिर से पढ़िए। एटमॉस्फेरिक, ठीक है। एटमॉस्फेरिक एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट सी लेवल, ठीक। मतलब समुद्र स्तर पर वायुमंडलीय दबाव, समुद्र स्तर पर वायुमंडलीय दबाव क्या होता है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट वायुमंडल, ठीक है। एट सी लेवल, एट सी लेवल। 25वां प्रश्न पढ़िए। 25वां प्रश्न क्या है? किण्वन प्रक्रिया की खोज किसने की? किण्वन प्रक्रिया की खोज किसने की थी? तो किण्वन किससे संबंधित है? लुई पाश्चर। किससे संबंधित है? लुई पाश्चर से। किण्वन प्रक्रिया की खोज लुई पाश्चर ने किया था। किण्वन प्रक्रिया की खोज किसने किया था? लुई पाश्चर ने किया था। आगे बढ़िए। किण्वन जो है, किण्वन एक रासायनिक परिवर्तन है जिसका उपयोग रोटी, शराब, पनीर और अन्य खाद्य पदार्थों को बनाने में किया जाता है। किण्वन एक रासायनिक परिवर्तन है जिसका उपयोग रोटी, शराब, पनीर और अन्य खाद्य पदार्थों को बनाने में किया जाता है। लुई पास्चर ने बताया कि गर्मी जो होता है वो किण्वन के कारण बनने वाले रोगाणुओं को मार देता है। गर्मी किण्वन के कारण बनने वाले रोगाणुओं को मार देता है। इस खोज के कारण उन्होंने भोजन में हानिकारक रोगाणुओं को नष्ट करने की एक प्रक्रिया का आविष्कार किया। इस प्रक्रिया को पाश्चुरीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं? पाश्चुरीकरण, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। 26वां प्रश्न। 26वां प्रश्न कह रहा है, एक मिनट पूछो। आगे बढ़ते हैं। तो अगर हम आगे देखेंगे तो हमको मिलेगा क्या? कि 26वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक लोकप्रिय पॉलिएस्टर है जो बोतल और बर्तन बनाने के लिए उपयोग किया जाता है? तो बोतल और बर्तन बनाने के लिए जो लोकप्रिय है, तो लेड है। तो लेड मतलब शीशा। तो शीशा का बहुत लोकप्रिय है? नहीं, शीशा नहीं, नायलॉन नहीं, एक्रेलिक नहीं, वो होगा पॉलीएथिलीन टेरेफ्लेट। पॉलीएथिलीन ट्रिपलेट होता है, ठीक है। इसको याद रखेंगे। तो पॉलीएथिलीन ट्रिपलेट व्यापक रूप से उत्पादित एक प्लास्टिक है। क्या है? प्लास्टिक है जो कि बहुत अधिक मतलब बहुत ज्यादा रूप में उत्पादित होता है, पॉलीएथिलीन ट्रिपलेट। तो जिसके कारण इसका उपयोग बर्तन बोतल बनाने के लिए किया जाता है। पॉलीएथिलीन ट्रिपलेट अच्छी सतह, उच्च शक्ति, लचीलेपन और रासायनिक प्रतिरोध के कारण बोतलों, कंटेनर, बक्से व बर्तन जैसी पैकेजिंग सामग्री बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है। पॉलीएथिलीन ट्रिपलेट का प्रयोग इसलिए किया जाता है, ठीक। 27वां प्रश्न जो है वो क्या है? 27वां प्रश्न, फास्फोरस के लिए प्रतीक क्या है? फास्फोरस के लिए, तो फास्फोरस के लिए जो प्रतीक क्या है? फास्फोरस के लिए प्रतीक यस है। सल्फर के लिए यस है, फास्फोरस के लिए यस है। नहीं तो आप पीएच या पीआर या यस समझ लीजिए। देखो यस तो समझेंगे नहीं, पीएच ज्यादा समझने का पॉसिबिलिटी बनता है कि समझेंगे कि फास्फोरस का प्रतीक क्या है? पीएच है। नहीं, पीएच नहीं है, फास्फोरस का प्रतीक क्या है? पी है, ठीक। चलो आगे बढ़ते हैं। फास्फोरस दो प्रमुख रूप में पाया जाता है। फास्फोरस जो है दो प्रमुख रूप में पाया जाता है। कौन कौन सा? एक होता है सफेद फास्फोरस, एक होता है लाल फास्फोरस, ठीक। एक होता है सफेद फास्फोरस, एक होता है लाल फास्फोरस। लाल फास्फोरस का उपयोग दिया सलाई बनाने के निर्माण में किया जाता है। जैसे आपने जलाया माचिस की तिल्ली, जो जिस जिस तरीके को आप रगड़ते हैं तो जलने लगता है, वही क्या होता है? लाल फास्फोरस, रेड फास्फोरस, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। 28वां प्रश्न। 28वां प्रश्न कह रहा है कि कांच, साबुन और कागज उद्योग में निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है? किसका? कांच में, साबुन में और कागज उद्योग में किसका प्रयोग किया जाता है? तो वो किया जाता है सोडियम कार्बोनेट का। किसका? सोडियम कार्बोनेट का। सोडियम कार्बोनेट का उपयोग कांच, साबुन और कागज उद्योग में किया जाता है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। सोडियम कार्बोनेट एक अकार्बनिक यौगिक है जिसका रासायनिक सूत्र Na2CO3 है। क्या है? Na2CO3 है। इसे धावन सोडा, मैंने अभी इसके पहले आपको बताया था क्या? खाने का सोडा, उसका फार्मूला क्या बताया था हमने? NaHCO3, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट मैंने बताया था। लेकिन ये क्या है? ये खाने का सोडा है। लेकिन अगर आपसे बात किया जाए धामन सोडा, तो क्या होगा? Na2CO3, Na2CO3 होता है धामन धामन सोडा, ठीक है। Na2CO3 धामन सोडा है, जिसको कागज, साबुन और कांच, साबुन और कागज उद्योग में प्रयोग किया जाता है। कौन होता है? धामन सोडा, Na2CO3। Na2CO3 10H2O भी लिखा जाता है। Na2CO3 10H2O। आगे बढ़िए। 29वां प्रश्न होता है, दिया है कि मतलब मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड के लिए रासायनिक सूत्र क्या है? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, तो इसके लिए जो सही रासायनिक सूत्र है क्या? वो है हमारा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी, यानी कि मैग्नीशियम के साथ जो हाइड्रोक्साइड है उसके दो तत्व जुड़ते हैं, उसके दो परमाणु जुड़ते हैं, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। 30वां प्रश्न पढ़िए। 30वां प्रश्न, अच्छा एक बार उसको आप व्याख्या पढ़ लीजिए। व्याख्या क्या दिया हुआ है? व्याख्या दिया हुआ है कि मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एक अकार्बनिक यौगिक है। क्या है? एक अकार्बनिक यौगिक है जिसका रासायनिक सूत्र MgOH का होल टू। इसे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी कहते हैं। क्या कहते हैं? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कहते हैं। MgOH को क्या कहते हैं? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी कहते हैं, क्योंकि यह जल में घुलकर दूध जैसा दिखने लगता है। इसका उपयोग पेट की एसिडिटी को दूर करने में किया जाता है।
पेट की एसिडिटी को दूर करने के लिए मिल्क ऑफ मैग्नीस यानी कि MgOH का होल ट्वाइस ये किया जाता है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया जिसको कहते हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। तीसरा प्रश्न पढ़िए। तीसरा प्रश्न क्या है कि किसी यौगिक में परमाणु की संख्या का बहुत सरल अनुपात ज्ञात करने के लिए किस सूत्र का उपयोग किया जाता है? किस सूत्र का उपयोग किया जाता है? तो वो होता है औपचारिक सूत्र। ठीक है, वो क्या होता है? औपचारिक सूत्र। किसी यौगिक में परमाणु की संख्या का बहुत सरल अनुपात ज्ञात करने के लिए किस सूत्र का उपयोग किया जाता है? तो वो होता है औपचारिक सूत्र। ठीक, किसी यौगिक में परमाणु की संख्या का बहुत सरल अनुपात ज्ञात करने के लिए औपचारिक सूत्र का उपयोग किया जाता है। और एक संरचनात्मक सूत्र अणुपरमाणुओं की संख्या की आबंध व्यवस्था को इंगित करता है। क्या संरचनात्मक सूत्र जो होता है वो अणुपरमाणुओं की संख्या की आबंध व्यवस्था को इंगित करता है। चलो आगे बढ़ते हैं। आणविक सूत्र एक अणु या यौगिक में विभिन्न परमाणुओं की सटीक संख्या को इंगित करने के लिए रासायनिक प्रतीकों और पादांक का उपयोग करते हैं, किसमें? आणविक सूत्र या अणु में। ठीक है, क्लियर हो गया होगा। चलो आगे बढ़ते हैं। रासायनिक सूत्र किसी पदार्थ की रासायनिक संरचना को दर्शाता है। किसको दर्शाता है? किसी पदार्थ की रासायनिक संरचना को दर्शाता है रासायनिक सूत्र। रासायनिक सूत्र किसको दर्शाता है? किसी पदार्थ की रासायनिक संरचना को दर्शाता है। रासायनिक सूत्र के हिसाब से हम उसकी रासायनिक संरचना को जान सकते हैं। चलो आगे बढ़िए। एक तीसरा प्रश्न क्या कह रहा है? एक तीसरा प्रश्न कह रहा है कि कार्बनिक यौगिकों में अचक्रीय या खुली श्रृंखला अचक्रीय या खुली श्रृंखला वाले यौगिकों को क्या कहा जाता है? कार्बनिक यौगिकों में जो अचक्रीय या खुली श्रृंखला वाले यौगिकों को कहा जाता है वो क्या होता है? वो होता है एलिफैटिक यौगिक। क्या होता है? एलिफैटिक यौगिक। कार्बन यौगिकों में अचक्रीय या खुली श्रृंखला वाले यौगिकों को क्या कहा जाता है? एलिफैटिक यौगिक। क्या कहते हैं? एलिफैटिक यौगिक भी कहते हैं। जो खुली श्रृंखला वाले यौगिक है, खुली श्रृंखला जैसे आपसे अगर मीथेन पूछ लिया जाए तो CH4 यानी कि एक खुली श्रृंखला है। ऐसे एच कर दीजिए, एच तो ये क्या है? खुली श्रृंखला। अब खुली श्रृंखला को क्या कहते हैं? एलिफैटिक यौगिक कहते हैं। ठीक, आगे बढ़िए। 32वां प्रश्न पढ़िए। 32वां प्रश्न क्या है? 32वां प्रश्न कह रहा है कि सोडियम धातु को केरोसिन में क्यों संरक्षित किया जाता है? जो सोडियम धातु है उसको केरोसिन में क्यों संरक्षित किया जाता है? केरोसिन में क्यों संरक्षित किया जाता है? तो क्यों किया जाता है बताओ? सोडियम वायु में अदृश्य होती है। क्या ऐसा सही है? नहीं, ये नहीं सही। सोडियम वायु में दृश्य होती है। सोडियम जैसे आप नमक खाते हैं तो उसमें क्लोरीन मिला रहता है लेकिन फिर भी दिखता है ना। तो सोडियम की गंध अत्यधिक तीक्ष्ण होती है। नहीं, सही कौन सा होगा? ये सही होगा कि ऑक्सीजन और जल के साथ उसकी तीव्र अभिक्रिया से बचाने के लिए जो सोडियम धातु है उसको केरोसिन में संरक्षित किया जाता है, जिससे वो ऑक्सीजन और जल के साथ उसकी तीव्र अभिक्रिया से बचाने के लिए तीव्र अभिक्रिया ना हो सोडियम और जल के साथ। देखिए अगर सोडियम को आप जल में डालेंगे तो एक विस्फोट जैसा होगा, उससे आपको ऊर्जा मतलब उस ऊर्जा जो है वो उत्क्षेपित होगी। ठीक, तो वही इसी को बचाने के लिए सोडियम को केरोसिन के तेल में रखा जाता है। ठीक है, सोडियम केरोसिन से ही निकाला जाता है। सोडियम केरोसिन से ही निकाला जाता है। चलो आगे बढ़िए। आगे बढ़ते हैं तो मिलेगा कि ऑक्सीजन और जल के साथ उसकी तीव्र अभिक्रिया से बचाने के लिए, ये सही है। सोडियम एक अक्रियाशील धातु है। अक्रियाशील धातु है, अभिक्रियाशील। एक सेकंड। सोडियम जो क्या है? एक अभिक्रियाशील धातु है। यह हवा के साथ पानी के साथ भी विस्फोट के रूप में कार्य करता है। जैसे देखा, यह हवा के साथ साथ पानी के साथ भी विस्फोटक रूप से कार्य करता है। इस प्रकार ये धातु खुला रखने पर आग पकड़ लेती है। क्या पकड़ लेता है? आग। तो अगर खुला रखा जाएगा तो ये आग पकड़ लेती है। इस कारण सोडियम धातु को मिट्टी के तेल में डुबा कर रखा जाता है, जिसको केरोसिन केरोसिन तेल कहते हैं। ठीक, सोडियम एक रासायनिक तत्व है जिसका प्रतीक क्या होता है? एन कैपिटल और स्मॉल ए। वह परमाणु संख्या कितना होता है? 11। परमाणु संख्या 11 होता है। चलो आगे बढ़िए। यह एक नर्म चांदी की तरह सफेद अत्यधिक अभिक्रियाशील धातु है। कैसा है? अत्यधिक अभिक्रियाशील धातु है। और किसकी तरह? चांदी की तरह यह सफेद होता है, सोडियम। चलो आगे बढ़िए। 33वां प्रश्न पढ़ेंगे तो हमको मिलेगा कि किसी परमाणु के बाह्यतम कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन क्या कहलाते हैं? बाह्यतम कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन क्या कहलाते हैं? तो वो होते हैं संयोजी इलेक्ट्रॉन। बाह्यतम कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन क्या कहलाते हैं? तो बाह्यतम कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन संयोजी इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? संयोजी इलेक्ट्रॉन। ठीक, एक रासायनिक बंध बनाने के लिए एक तत्व के परमाणु की संयोजन क्षमता को इसकी संयोजकता कहते हैं। हाँ, ये चीज सही है। क्या? कि जो रासायनिक बंध बनाने के लिए एक तत्व है उसकी जो परमाणु की संयोजन क्षमता है वही उसकी संयोजकता कहलाती है। अगर कोई तत्व है, अगर वो एक तत्व के साथ एक तत्व वो मतलब एक इलेक्ट्रॉन के साथ परमाणु आवंट बनाता है या उसकी संयोजन क्षमता एक, तो उसकी संयोजन कितनी होगी? एक होगी। संयोजन क्षमता एक होगी, इसलिए उसकी संयोजकता कितनी होगी? एक होगी। ठीक है, समझ में आया कि नहीं? जैसे आपसे पूछा जाए NaCl, अभी हमने किसकी बात की? NaCl की। तो देखो इसके पास एक माइनस, इसके पास एक प्लस। इसका मतलब इसके बीच में एक इलेक्ट्रॉन बनेगा, एक इलेक्ट्रॉन के साथ बंध बनेगा, एक इलेक्ट्रॉन के साथ बंध बनेगा। और इसकी क्या होगी? यही संयोजन क्षमता होगी। संयोजन क्षमता कितनी होगी? एक होगी। तो इसलिए इसकी संयोजकता भी एक होगी। ठीक है, तो जो संयोजन क्षमता होती है वो इसकी संयोजकता होती है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। किसी परमाणु की बाह्यतम इलेक्ट्रॉन की कक्षा को संयोजी कक्षा कहा जाता है। बाह्यतम इलेक्ट्रॉन की कक्षा को संयोजी कक्षा कहा जाता है।
और किसी परमाणु की बाह्यतम इलेक्ट्रॉनिक कक्षा को संयोजी कक्षा कहा जाता है। किसी परमाणु के बाह्यतम कोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों को संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं। बाह्यतम कोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉन को संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं। ठीक है, संयोजी इलेक्ट्रॉन, संयोजी कक्षा और संयोजकता क्या होता है आपको समझ में आ गया होगा। चलो आगे बढ़िए। 34वां प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित में से क्या टेट्राफ्लोरोएथेन को मुक्त मौलिक या सल्फेट उत्प्रेरक के साथ उच्च दबाव पर गर्म करने पर निर्मित होता है। ठीक है, टेट्राफ्लोरोएथेन को मुक्त मौलिक या पर सल्फेट उत्प्रेरक के साथ उच्च दबाव पर गर्म करने पर निर्मित होता है। वो क्या होता है? वो होता है टेफ्लॉन। क्या होता है? टेफ्लॉन होता है। ठीक है, क्या होता है? टेफ्लॉन होता है। पॉलीटेट्राफ्लोरोएथिलीन, जिसे टेफ्लॉन के रूप में जाना जाता है, 4 सामग्रियों से बना होता है। किससे? फ्लोरास्पार। ये सब याद करने का चीज नहीं है, ये पूछा भी नहीं जाएगा। चलो आगे बढ़िए, 35वां प्रश्न पढ़िए। एक चीज ये क्लियर होगा कि नहीं, जो टेट्राफ्लोरोएथेन है उसको मुक्त मौलिक या पर सल्फेट उत्प्रेरक के साथ उच्च दबाव पर गर्म करने पर क्या बनता है? टेफ्लॉन बनता है। क्या बनता है? टेफ्लॉन। ठीक है, याद कर लीजिए। 35वां प्रश्न क्या कह रहा है? 35वां प्रश्न कह रहा है कि कौन सा पदार्थ रासायनिक अपक्रिया की दर को बदलता है? जो कौन सा पदार्थ है जो रासायनिक अपक्रिया की दर को बदलता है? तो क्या है वो? कौन सा पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया की दर को बदलता है और अभिक्रिया के दौरान रासायनिक रूप से अलग रहता है? अभिक्रिया के दौरान रासायनिक रूप से अलग रहता है, तो वो क्या होता है? वो होता है उत्प्रेरक। अभिक्रिया की दर को बदलता है यानी कि अभिक्रिया की दर में वृद्धि करता है, तो कौन करता है? उत्प्रेरक करता है। और अभिक्रिया के दौरान रासायनिक रूप से अलग रहता है। ठीक है, कैसा रहता है? रासायनिक रूप से अलग रहता है। चलो आगे बढ़ते हैं। इसलिए हमारा कौन सा विकल्प सही होगा? विकल्प सी सही हो जाएगा। वे रासायनिक पदार्थ जो अभिक्रिया की दर को परिवर्तित कर देते हैं तथा अभिक्रिया के अंत में स्वयं में परिवर्तित हो जाते हैं, उत्प्रेरक कहलाते हैं। यह प्रक्रिया उत्प्रेरण कहलाती है। क्या कहलाती है? उत्प्रेरण कहलाती है। यह परीक्षा में पूछा नहीं है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि उत्प्रेरक क्या होता है, उत्प्रेरण क्या होता है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। उत्प्रेरक कितने प्रकार के होते हैं? उत्प्रेरक 3 प्रकार के होते हैं। उत्प्रेरक कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। धनात्मक उत्प्रेरक और ऋणात्मक उत्प्रेरक। कौन-कौन? धनात्मक उत्प्रेरक और ऋणात्मक उत्प्रेरक होते हैं। 3 प्रकार के जो कि होते हैं। और एक होते हैं स्वतः उत्प्रेरक। धनात्मक, ऋणात्मक और स्वतः उत्प्रेरक, ये 3 प्रकार के उत्प्रेरक पाए जाते हैं। ठीक है? 36वां प्रश्न पढ़िए। 36वां प्रश्न कह रहा है कि पॉलीपेप्टाइड से एमिनो अम्ल बनने की बहुलीकरण प्रक्रिया को कौन प्रदर्शित करता है? पॉलीपेप्टाइड बनने से जो अमीनो अम्ल को बहुलीकरण प्रक्रिया बनने के लिए कौन प्रदर्शित करता है? तो वो होता है ट्रांसलेशन। क्या होता है? ट्रांसलेशन। ठीक है, जो ट्रांसलेशन होता है वो पॉलीपेप्टाइड से एमिनो अम्ल बनने की बहुलीकरण प्रक्रिया को प्रदर्शित करता है। मुझे समझ में आ रहा है, मुझे ये चीज लग रहा है कि आपको भी नहीं समझ में आएगा ये चीजें, इतनी जल्दी याद भी नहीं होंगी, लेकिन आप 2-3 बार पढ़ेंगे तो इसमें कोई संशय की बात नहीं कि आपको याद नहीं होगा। ये सारी चीजें आपको याद हो जाएंगी। ठीक है, अगर याद नहीं हो तो कौन सा ये प्रश्न परीक्षा में पूछा जाएगा। लेकिन हाँ, 2-3 बार पढ़े रहेंगे तो परीक्षा में अगर पूछेगा, नहीं याद रहेगा तो भी तो हम कुछ तो लगा ही सकते हैं ना। सही जाने की जो हमारी सही जाने की जो हमारा मतलब चांस है वो ज्यादा रहेगा ना। चलो 37वां प्रश्न पढ़िए। 37वां प्रश्न कह रहा है, क्या कह रहा है कि अपरमा अपरमाणु कण कौन सा? प्रोटॉन की खोज किसने की थी? बताओ, प्रोटॉन की खोज किसने की थी? तो ये किया था रदरफोर्ड ने। किसने? रदरफोर्ड ने। पर नाचे ना, ईंट पर नाचे। इलेक्ट्रॉन की जे थॉमसन ने, और न्यूट्रॉन की चैडविक ने, और प्रोटॉन की रदरफोर्ड ने ना। इस तरीके से इसको याद रखा होगा आपने पहले से ही, तो ये आसान है। 38वां प्रश्न पढ़ते हैं। 38वां प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा सबसे कमजोर विद्युत चालक है? सबसे कमजोर विद्युत चालक इनमें से कौन सा है? तो वो कौन सा है? बताओ, हीरा है कि पीतल है कि तरल हीलियम है? देखो, पीतल का तार बनता है ना, पीतल का तार बनता है ना, तो उसमें मतलब कि बहुत तेज चालक है। बाकी हीरा है और तरल हीलियम है। देखिए, तरल हीलियम है तो उसमें तो होगा ही। तो इनमें से कौन सा होगा? बैकेलाइट। बैकेलाइट जो है वो कमजोर विद्युत चालक। कैसा है? कमजोर विद्युत चालक है। ठीक है, चलो आगे बढ़िए। इनमें से बैकेलाइट सबसे कमजोर विद्युत चालक है। बैकेलाइट एक थर्मोसेंटिंग प्लास्टिक है या उष्मा और विद्युत का कुचालक होता है? कौन? बैकेलाइट। बैकेलाइट थर्मोसेंटिंग प्लास्टिक है या उष्मा और विद्युत का कुचालक है, इसलिए इसका उपयोग बिजली के स्विच और प्लग बनाने के लिए किया जाता है। जो बैकेलाइट होता है उससे क्या बनता है? बिजली का स्विच और प्लग बनता है। ठीक, बैकेलाइट से बनता है। 39वां प्रश्न पढ़िए। 39वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन एसिटिक एसिड का एक प्राकृतिक स्रोत है? एसिटिक एसिड का प्राकृतिक स्रोत इनमें से कौन सा है? बताओ। एसिटिक एसिड तो कौन सा है? वो है सिरका, एसिटिक एसिड। अगर सिट्रिक की बात की जाए, सिट्रिक की, तो किसमें होता है? सिट्रिक एसिड किसमें होता है? नींबू में। एसिटिक हम लोग खाते हैं, एसिटिक मतलब एसिटिक सिट्रिक दोनों खाते हैं, ऑक्जेलिक खाते हैं, अ, और क्या नाम है उसका, लैक्टिक खाते हैं, ये सब तो खाते हैं। लेकिन हाँ, याद रखेंगे कि जो एसिटिक है, एसिटिक एसिटिक में सिरका, एसिटिक सिरके में होता है, और सिट्रिक नींबू में होता है। इमली में होता है टार्टरिक, है ना। और नारंगी, नारंगी मतलब कि नींबू वाला, तो उसमें भी सिट्रिक होता है। ठीक है, चलो आगे बढ़िए। नारंगी में सिट्रिक अम्ल होता है, नींबू में सिट्रिक अम्ल होता है, सिरका में एसिटिक एसिड होता है, और इमली में क्या होता है? टार्टरिक एसिड। ठीक है, इमली को भी याद रखेंगे। अगर आपसे टमाटर की बात की जाए तो ऑक्जेलिक,
अगर दूध या दही की बात की जाए तो क्या होता है बताइए? दूध या दही में कौन सा होता है? तो उसमें होता है लैक्टिक, ठीक। 40वां प्रश्न पढ़िए। हाँ, चींटी में चींटी की डंक में कौन सा एसिड होता है? तो वो होता है फॉर्मिक एसिड, ठीक है। इसको भी याद रखेंगे कि चींटी की डंक में कौन सा एसिड होता है? वो फॉर्मिक एसिड होता है। चलो आगे बढ़िए। मीथेन के लिए क्या दिया है कि मीथेन के लिए सूत्र क्या होता है? CH4। इसके पहले जस्ट हमने मीथेन का एक डायग्राम बनाया था, मीथेन का जो चित्र बनाया था वो आपने देखा होगा कि क्या होता है? CH4। मीथेन का सूत्र क्या होता है? CH4 होता है मीथेन का रासायनिक सूत्र। तो मीथेन का रासायनिक सूत्र CH4 होता है, या एल्केन श्रेणी का एल्केन, जहां सिंगल बॉन्ड बने उसको एल्केन, जहां डबल बॉन्ड बने उसको एल्कीन, और जहां तीन बॉन्ड बने उसको अल्काइन कहा जाता है, ठीक है। चलो आगे बढ़िए। सर अभी हम नहीं पढ़ेंगे, जा रहे हैं सब्जी लेने। जाओ भैया ले आओ, जाओ सब्जी वब्जी खरीद लाओ, क्या करोगे पढ़ के? यह रंगहीन व गंधहीन गैस है। कैसा है? रंगहीन और गंधहीन दोनों गैस है। कौन? मीथेन। मीथेन जो है रंगहीन और गंधहीन गैस है, जो ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाता है। मीथेन का उपयोग ईंधन के रूप में भी किया जाता है। यह प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक है। इसे भारी गैस या मिथल हाइड्राइड कहते हैं। मिथल हाइड्राइड कहते हैं इसे, भारी गैस या मिथल हाइड्राइड कहते हैं, ठीक है। याद रख लीजिए इस चीज को कि भारी गैस किसको कहते हैं? वो कहते हैं मीथेन को। भारी गैस किसको कहते हैं? मीथेन कहते हैं, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। भारी गैस किसको कहते हैं? मीथेन को भारी गैस मीथेन कहते हैं। 41वां प्रश्न। इंडियम जो है तत्व की परमाणु संख्या कितनी है? इंडियम तत्व की परमाणु संख्या कितनी है? इंडियम तत्व की परमाणु संख्या, तो जो इंडियम तत्व की परमाणु संख्या वो कितनी है? 49। ठीक है। इंडियम तत्व की परमाणु संख्या 49 है। इंडियम तत्व की परमाणु संख्या 49 होता है। इसको भी याद याद रखेंगे। और इसका जो रासायनिक संकेत है वो आयन है, रासायनिक संकेत आयन है। चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। यह मुलायम, सहज, गलनीय रजत श्वेत धातु है जो प्रकृति में मुक्त अवस्था में नहीं पाई जाती है। जो इंडियम है वो प्रकृति अवस्था में, मतलब प्रकृति में मुक्त अवस्था में नहीं पाई जाती है। प्रकृति में मुक्त अवस्था में नहीं पाई जाती, इसलिए परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण बन जाता है क्या? कि प्रकृति में मुक्त अवस्था के दृष्टिकोण से कौन सा तत्व नहीं पाई जाती, तो कौन सा है? इंडियम है, ठीक है। इंडियम है, और इसका रासायनिक संकेत आयन होता है। रासायनिक संकेत क्या होता है? आयन होता है, ठीक है। यह जस्ते के या जस्ते के शोधन में प्राप्त सीसा इंडियम का प्रमुख स्रोत है। क्या है? सीसा जो है वो इंडियम का प्रमुख स्रोत है। जस्ते के शोधन में प्राप्त होता है सीसा, वो इंडियम का प्रमुख स्रोत है। अंशुमान सर आप बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, अच्छी पढ़ाते हैं। अच्छा भैया, धन्यवाद अंशुमान भाई। इसका उपयोग मिर्च धातु के रूप में, आभूषणों में, दर्पण बनाने में, दंत व्यवसाय में तथा परमाणु रिएक्टर में न्यूट्रॉन के प्रवाह मापने में किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? इंडियम का, ठीक है। चलो 42वां प्रश्न पढ़ते हैं। 42वां प्रश्न क्या कह रहा है? 42वां प्रश्न कह रहा है कि पानी के कितने ग्राम में 1 मोल पानी के अणु बनते हैं? मतलब अगर 1 ग्राम है तो उसमें उसमें 1 मोल में, जो 1 मोल है वो पानी के कितने अणु बनेंगे? 1 ग्राम का 1 मोल जो है उसमें पानी के कितने अणु रहेंगे? तो वो कितना रहेंगे? वो रहेंगे 18 ग्राम। 18 ग्राम, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। हाइड्रोजन में 2 हाइड्रोजन परमाणु और एक ऑक्सीजन परमाणु बनके एक तत्व बनाते हैं। मतलब एक 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 यौगिक बनाते हैं। एक यौगिक बनाते हैं क्या? 2 हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन मिलकर के एक यौगिक बनाते हैं, जो क्या कहते हैं? जिसको हम जल कहते हैं, हाइड्रोजन कहते हैं, ठीक है। हाइड्रोजन का परमाणु भार एक, अच्छा ये सब चीज बताओ। अच्छा ये पूछ रहा है, हाँ ये पूछ रहा है, जो 1 मोल मतलब अणु अणु जो है उसका परमाणु भार कितना होगा? तो देखिए हाइड्रोजन जो परमाणु उसका परमाणु भार कितना होगा? द्रव्यमान 1 होगा। क्यों? अब यहाँ पर डबल में नहीं क्यों हुआ? क्यों डबल नहीं हुआ? क्योंकि इसका जो न्यूट्रॉन होता है इसमें न्यूट्रॉन नहीं होता, न्यूट्रॉन नहीं होता है। तो इसलिए इसका द्रव्यमान कितना है? परमाणु भार और भी एक और द्रव्यमान भी एक। 2 हाइड्रोजन परमाणु भार, तो इसका द्रव्यमान कितना? 2। एक ऑक्सीजन है उसका परमाणु भार 16। इसका परमाणु भार कितना होता है? 16 होता है। तो 16 और 2 कितना? 18। तो 18 ग्राम हो गया ना। चलो आगे बढ़ते हैं। 43वां प्रश्न। 43वां प्रश्न, निम्नलिखित में से बहुलक का विद्युत स्विच बनाने में उपयोग किया जाता है। बहुलक का किस बहुलक का उपयोग विद्युत स्विच बनाने के किया जाता है? तो वो क्या होता है? बेकिलाइट। बेकिलाइट जो कि होता है, जो उष्मा का कुचालक कह सकते हैं, या बहुत कम होता है उष्मा का चालक इसमें। तो इसलिए इसको बेकिलाइट का प्रयोग किया जाता है। बेकिलाइट इसमें से फिनोल, पॉलीथीन या एपॉक्सी रेजिन इसमें से ऐसा कोई नहीं है। जो बेकिलाइट है ये एक थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है। क्या है? थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है, या उष्मा और विद्युत का कुचालक है। हमने अभी आपसे बताया कि इसको उस विद्युत का कुचालक कह सकते हैं। तो बेकिलाइट जो है वो थर्मासेटिंग प्लास्टिक है, या उष्मा का जो कुचालक है।
इसलिए इसका उपयोग बिजली के स्विच और प्लग बनाने के लिए किया जाता है। 44वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा एक एरोसेल प्रकार का कोलाइड है? क्रॉसलिंक एरोसेल प्रकार का कोलाइड है। इनमें से कौन सा ऐसा कोलाइड है? तो ये है कोहरा। कोहरा जो है वो एरोसेल एरोसेल ज्यादा पूछा जाता है परीक्षा में। जो एरोसेल है या क्रॉसलिंक है, ये कोहरा जो है इस प्रकार का कोलाइड बनता है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। कोहरा जो है वो एरोसेल प्रकार का एक कोलाइड है। कोलाइड वे पदार्थ होते हैं जिनमें एक पदार्थ दूसरे के समान रूप से प्रक्षेपित किया जाता है। कोलाइड वे पदार्थ होते हैं जिनमें एक पदार्थ दूसरे में समान रूप से प्रक्षेपित होता है। जिस पदार्थ को फैलाया जाता है वो क्या होता है? कोलाइड। कोलाइड वे पदार्थ होते हैं। ठीक है, आगे बढ़िए। अच्छा, कोलाइड को वर्गीकरण करने की एक सामान्य विधि है। कौन सा? सोल, इमल्सन, फोम व एरोसोल। देखिए हमने आपसे बताया कि जो एरोसेल है, ये एरोसोल एरोसोल ये ज्यादा पूछा जाता है परीक्षा में। तो जो सोल है, इमल्सन है, फोम है और एरोसोल है, इसी चार प्रकार में कोलाइडी को वर्गीकरण किया गया है। ठीक है, 45वां प्रश्न। 45वां प्रश्न क्या कह रहा है कि परमाणु भौतिक शास्त्र के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? 45वां प्रश्न क्या कह रहा है कि परमाणु भौतिक शास्त्र के जनक किसे कहा जाता है? परमाणु भौतिक शास्त्र के जनक किसे कहते हैं? तो वो कहते हैं रदरफोर्ड को। परमाणु भौतिक शास्त्र, अगर परमाणु भौतिक शास्त्र की बात की जाए तो जो आर्नेस्ट रदरफोर्ड है, मतलब रदरफोर्ड है, उनको भौतिक शास्त्र का जनक कहते हैं। परमाणु भौतिक शास्त्र का जनक कहते हैं आर्नेस्ट रदरफोर्ड को। ठीक है, चलो, भौतिकी का जनक कहते हैं आइजैक न्यूटन को। भौतिकी का जनक आइजैक न्यूटन को। लेकिन अगर परमाणु भौतिक शास्त्र की बात की जाए तो आर्नेस्ट रदरफोर्ड को। और जो गैलीलियो साहब हैं, गैलीलियो को आधुनिक भौतिकी का जनक कहते हैं। तीन तरीके से है, एक परमाणु भौतिक शास्त्र, एक है भौतिक का जनक और एक कौन? आधुनिक भौतिक का जनक। इस तरीके के जनक अगर आपसे पूछे परीक्षा वाला क्या कि परमाणु भौतिक शास्त्र के जनक, तो होगा रदरफोर्ड। आपको पता होगा कि रदरफोर्ड किससे संबंधित है? परमाणु के नाभिक की खोज से संबंधित है। तो परमाणु का जनक किसका मतलब, सॉरी, परमाणु भौतिक शास्त्र का जनक किसको कहते हैं? वो कहते हैं अर्नेस्ट रदरफोर्ड को। लेकिन अगर भौतिकी की बात की जाए तो न्यूटन, न्यूटन कहते हैं भौतिकी के जनक। लेकिन अगर आधुनिक भौतिकी के जनक किसको कहते हैं? गैलीलियो को कहते हैं आधुनिक भौतिकी का जनक। अब तक हमने कुल 45 प्रश्न कंप्लीट कर लिए। 46वां प्रश्न पढ़ते हैं। 46वां प्रश्न है कि निम्न में से किस रसायन में फल की सुगंध आती है? किस रसायन में बताओ? फॉर्मेल्डिहाइड में, थियोसीटोन में, एस्टर में या मेथनॉल में? तो किसमें फल की सुगंध आती है? तो वो होता है एस्टर। एस्टर में फल की सुगंध आती है। ठीक हो, याद ऐसा पढ़ लीजिए दो तीन बार कि फल की सुगंध किसमें आती है? तो वो आता है एस्टर में। एस्टर में फल का सुगंध आता है। ठीक, एस्ट्रोजन का निर्माण कार्बनिक अम्ल के साथ एल्कोहल की प्रक्रिया से होता है। एस्ट्रोजन का जो निर्माण है वो कार्बनिक अम्ल के साथ एल्कोहल की प्रक्रिया से होता है। कार्बोक्सिलिक एसिड से प्राप्त एस्टर सबसे सबसे आम। अच्छा, जो कार्बोक्सिलिक एसिड से प्राप्त होता है एस्टर, वो सबसे आम। आम का मतलब क्या? कि मतलब वो आसानी से मिल जाता है। कार्बोक्सिलिक एसिड से प्राप्त जो एस्टर है वो आसानी से मिल जाता है। एस्टर में फलों की महक है। एस्टर क्या है? फलों की महक है, क्योंकि फलों को उनकी सुगंध एस्टर से प्राप्त होता है। इस चीज को याद रखेंगे कि फलों को उनकी सुगंध एस्टर से प्राप्त होता है। और सबसे नॉर्मल जो सबसे सबसे आसानी से मिल जाता है वो कौन सा एस्टर होता है? वो एस्टर होता है कौन सा? कार्बोक्सिलिक एसिड से प्राप्त एस्टर। ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड से प्राप्त एस्टर है वो सबसे मतलब आसानी से मिल जाता है। फलों को सुगंध किससे मिलता है? तो वो मिलता है एस्टर से। फलों को सुगंध उनके एस्टर से मिलता है। ठीक है, इस चीज को भी याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। 47वां प्रश्न क्या कह रहा है? 47वां प्रश्न है कि रसोई के बर्तनों पर नॉन स्टिक कोटिंग किसके लिए? नॉन स्टिक कोटिंग के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक विशेष पॉलिस्टिक उपयुक्त होता है? किसका? विशेष प्लास्टिक। अच्छा, रसोई रसोई के बर्तनों पर जो नॉन स्टिक कोटिंग के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक विशेष पॉलिस्टिक उपयुक्त होता है? तो कौन सा होता है? एक मिनट थोड़ा सा पानी पी लें, तब तक आप विकल्प पढ़िए। विकल्प को पढ़िए कौन सा है। अगर आप विकल्प पढ़ेंगे तो पाएंगे क्या कि बैकेलाइट, टेफ्लॉन, फिनॉल या पॉलीथीन। तो बताओ। देखिए आप सही हो गया होगा। सही हो गया ना? चलो आगे बढ़ते हैं ना। एक सेकंड, मैं एक मिनट चाहिए थोड़ा सा। चलो आगे बढ़ते हैं। तो अभी हमने किसके बारे में बात की? जो रसोई के बर्तन हैं उन पर नॉन स्टिक कोटिंग के लिए निम्नलिखित में से किस विशेष प्लास्टिक उपयुक्त होता है? कौन सा विशेष प्लास्टिक उपयोग होता है? तो वो कौन सा है? वो है टेफ्लॉन। ठीक है, टेफ्लॉन होता है नॉन स्टिक कोटिंग के लिए। नॉन स्टिक कोटिंग के लिए। अच्छा, सही होगा कि नहीं? अब अंशुमान बताओ एक बार, सही होगा कि नहीं?
आर्य चौधरी पर बताएंगे सही हुआ कि नहीं सही हुआ। मैं खुद चेक कर ले रहा हूँ, शायद सही हो गया है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। तो क्या कर रहा है कि रसोई के बर्तनों पर नॉन स्टिक कोटिंग के लिए तो किसका प्रयोग होता है, वो टेफ्लॉन का होता है। ठीक है, याद रखेंगे इस चीज को, बहुत परीक्षा में पूछा गया है। वो कौन सा है, टेफ्लॉन। टेफ्लॉन का प्रयोग होता है नॉन स्टिक कोटिंग के लिए बर्तनों पर। ठीक है, टेफ्लॉन होता है, ना कि पॉलिथीन, बैक्टीरिया, फिनॉल। क्या होता है, टेफ्लॉन होता है। क्या होता है, टेफ्लॉन। ठीक है। अच्छा, टेफ्लॉन टेट्राफ्लोरोएथिलीन का संक्षिप्त रूप है। जो टेफ्लॉन है वो टेट्राफ्लोरोएथिलीन का संक्षिप्त रूप है। देखिए इस चीज को बहुत याद रखेंगे, जिसे पीटीएफई के नाम से जानते हैं, टेट्राफ्लोरोएथिलीन। टेट्राफ्लोरोएथिलीन के नाम से टेफ्लॉन को जाना जाता है। टेफ्लॉन को क्या कहते हैं, टेट्राफ्लोरोएथिलीन। ठीक है, टेट्राफ्लोरोएथिलीन। चलो आगे बढ़िए। यह एक कृत्रिम बहुलक है। कैसा बहुलक है टेफ्लॉन, कृत्रिम बहुलक है। ठीक है, कृत्रिम बहुलक है। 48वां प्रश्न पढ़िए। बोरबरी सिद्धांत के अनुसार एक परमाणु के बाह्यतम कोश में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। बोरबरी सिद्धांत के अनुसार, बोरबरी सिद्धांत के अनुसार परमाणु के बाह्यतम कोश में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, तो अधिकतम अधिकतम कितने, 8 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। परमाणु के बाह्यतम कोश में अधिकतम 8 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। परमाणु के बाह्यतम कोश में अधिकतम 8 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, बोरबरी सिद्धांत के अनुसार। ठीक है। चलो। अच्छा, इसके अनुसार क्या कहते हैं, पहले कोश को, चलिए एक बार इसको पढ़ लेते हैं ना, पढ़ लेते हैं। अच्छा, सब कुछ सही हो गया तो एक बार कमेंट कर दीजिए। जो भी व्यक्ति देख रहा है एक बार कमेंट कर दीजिए कि क्या सब कुछ सही हो गया कि नहीं। बोर पद्धति के अनुसार परमाणु में इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर विभिन्न कोषों में व्यवस्थित होते हैं। जो इलेक्ट्रॉन होता है वो नाभिक के चारों ओर विभिन्न कोषों में व्यवस्थित होते हैं। और इलेक्ट्रॉन सबसे पहले उस कोष को पर कब्जा करता है जो नाभिक के सबसे निकट है। नाभिक के सबसे निकट है, क्योंकि उसकी ऊर्जा सबसे कम होती है। बोर पद्धति के अनुसार क्या होता है कि परमाणु में इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर विभिन्न कोषों में व्यवस्थित होते हैं। और इलेक्ट्रॉन सबसे पहले उस कोष पर कब्जा करता है जो नाभिक के निकट है, सबसे निकट है, क्योंकि उसकी ऊर्जा सबसे कम होती है। ऐसा कुछ है। पहले कोष को के, दूसरे को यल, फिर यम और उसके बाद यन कहा जाता है। पहले को उसको के, उसके बाद यल, फिर यम, फिर यन कहा जाता है। ठीक है, यन दिख रहा है कि नहीं, मैं एक बार देख चेक कर लूं। हाँ दिख रहा है। चलो, तो इस तरीके से ये है। और जो के है इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, जो एल है उसमें 8 इलेक्ट्रॉन, जो यम है उसमें 18 इलेक्ट्रॉन और जो यन है उसमें भी 18 इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है, इस तरीके से ये कुछ बना था। चलो आगे बढ़ते हैं। अच्छा, ये नहीं बताया क्या, ये नहीं, इसकी बात कहीं नहीं की गई यम की। चलो आगे बढ़ते हैं। किसी कोष यन में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या 2n² होगी। ये किसके सिद्धांत के अनुसार, पाउली के अपवर्जन नियम से। पाउली के अपवर्जन नियम में किसी भी कोष में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या 2n² होगी। मतलब अगर चौथा है तो 4 के स्क्वायर कितना, 4 चौक 16 दूनी 32। इसका मतलब 32 होगी। पहले में 2, फिर 8, फिर 18, फिर 32। ठीक है, 18 हमने लिखा है नीचे, नहीं 32। किसके अनुसार, पाउली के अपवर्जन नियम के अनुसार जो इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या होगी कोष में वो इस तरीके से होगी। ठीक है, इस तरीके से होगी पाउली के अपवर्जन नियम के अनुसार। जो कोष के बाहरी बाहरी कोष में जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी, किसी कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या वो कितना होगी, 2n²। पहले में देखो 2n², एन का मान 1 हो गया तो इसका स्क्वायर करके 2, फिर 2 दूनी 4 दूनी 8, फिर 3 त्रिका 9 दूनी 18, फिर 4 16 दूनी 32। ठीक है, इस तरीके से ये होगा। परंतु बाह्यतम कोष में अधिकतम 8 इलेक्ट्रॉन होंगे। बाह्यतम कोष की अगर बात की जाए तो 8 इलेक्ट्रॉन ही होंगे। ठीक। चलो 49वां पढ़ते हैं। 49वां प्रश्न, 49वां कह रहा है निम्नलिखित में से कौन समस्थानिक नहीं है, कौन सा समस्थानिक नहीं है, तो हाइड्रोजन H1 H2 H3, Cl35 और Cl37, Cl12 Cl14 और Cl20 और Ar18। तो इसमें से कौन सा जो कि समस्थानिक नहीं है? देखो ये सब समस्थानिक है, ये सब समस्थानिक है। ये कैल्शियम और ये आर्गन है। तो ये समस्थानिक नहीं है, हमारा ऑप्शन डी सही होगा। जिन तत्वों के परमाणु क्रमांक समान लेकिन परमाणु भार भिन्न भिन्न होते हैं वह समस्थानिक कहलाते हैं। परमाणु क्रमांक समान हो लेकिन परमाणु भार भिन्न हो वो क्या कहलाते हैं, समस्थानिक। परीक्षा में ऐसे ही पूछा गया था कि जिनके परमाणु क्रमांक समान होते हैं, परमाणु भार भिन्न भिन्न होते हैं, उनको क्या कहते हैं, उन्हें कहते हैं समस्थानिक। ठीक है, ऐसे पूछा गया था। और एक बार पूछा गया था कि जिनके परमाणु भार समान होते हैं, परमाणु क्रमांक भिन्न भिन्न होते हैं, परमाणु भार समान, परमाणु क्रमांक भिन्न भिन्न होते हैं, वो क्या होते हैं, समभारिक होते हैं। ठीक, एक होता है समस्थानिक, एक होता है समभारिक। आ गया। चलो आगे बढ़ते हैं। 50वां प्रश्न पढ़िए। 50वां प्रश्न कह रहा है कि तत्व की सबसे छोटी इकाई होती है, तो किसी तत्व की सबसे छोटी इकाई क्या होती है, वो होता है परमाणु। क्या होता है, परमाणु। तत्व की सबसे छोटी इकाई क्या होता है, परमाणु होता है। चलो 51वां प्रश्न पढ़िए। 51वां प्रश्न कह रहा है कि अभिकारकों के संकेंद्रण के संदर्भ में अभिक्रिया की दर का प्रकाशन कहलाता है। अभिकारकों के संकेंद्रण के संबंध में अभिक्रिया की दर का प्रकाशन क्या कहलाता है, वो कहलाता है दर संबंधी नियम। ठीक है, अभिकारकों के संकेंद्रण के संबंध में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अभिकारकों के संकेंद्रण के संबंध में अपक्रिया की दर का प्रकाशन दर संबंधी नियम कहलाता है। क्या कहलाता है, दर संबंधी नियम।
जो अभिकारकों का संकेंद्रण है उसके संबंध में अभिक्रिया की दर का प्रकाशन क्या कहलाता है? दर संबंधी नियम कहलाता है। इस चीज को याद रखेंगे। परीक्षा में पूछा गया था। कब पूछा गया था? 2019 यानी कि अपडेटेड सवाल है एकदम। 52वां प्रश्न पढ़िए। 52वां प्रश्न है, समान ऊर्जा वाली कक्षाएं क्या दर्शाती हैं? जो समान ऊर्जा वाली कक्षाएं हैं वो क्या दर्शाती हैं? वो दर्शाती है डीजनरेट। क्या दर्शाते हैं? डीजनरेट, ना कि स्थिर अवस्था डीजनरेट या उत्तेजित अवस्था। देखिए, अगर आपने कभी केमिस्ट्री पढ़ा है, इस चीज को पढ़ा है, तो आपको याद होगा कि जो समान ऊर्जा वाली कक्षाएं हैं वो डीजनरेट दर्शाती हैं। क्या दर्शाती हैं? डीजनरेट। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। समान ऊर्जा वाली कक्षाओं को डीजनरेट कहा जाता है। क्या कहते हैं? डीजनरेट कहा जाता है। बेल्स कक्षा एक परमाणु का सबसे बाहरी आवरण होता है। हाइब्रिड कक्षाओं के एक अणु में हाइब्रिडाइजेशन के बाद बनाई गई नई कक्षाएं होती हैं। बेल्स कक्षा एक परमाणु का सबसे बाहरी आवरण होता है। हाइब्रिड कक्षाओं के एक अणु में हाइब्रिडाइजेशन के बाद बनाई गई नई कक्षाएं होती हैं। ये सारी चीजें आपको याद होनी चाहिए। महत्वपूर्ण क्या था इसमें? यही महत्वपूर्ण था कि समान ऊर्जा वाली कक्षाएं क्या दर्शाती हैं, तो दर्शाता है डीजनरेट। क्या दर्शाता है? डीजनरेट। ठीक है, चलो 53वां प्रश्न पढ़ते हैं। 53वां प्रश्न है कि परमाणविक या आणविक पैमाने पैमाने पर द्रव्यमान को मापने की इकाई क्या कहलाती है? परमाणविक या आणविक पैमाने पर। ठीक है, रूबी पटेल सर बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं आप। धन्यवाद, धन्यवाद। आगे पढ़ते हैं कि अच्छा किसकी बात की जा रही थी कि परमाणविक या आणविक पैमाने पर द्रव्यमान को मापने की मानक इकाई क्या कहलाती है? तो वो होता है एकीकृत परमाणु द्रव्यमान इकाई। क्या होता है? एकीकृत परमाणु द्रव्यमान इकाई। तो इस तरीके से हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा। परमाणविक या आणविक पैमाने पर द्रव्यमान को मापने की क्या होता है? एकीकृत परमाणु द्रव्यमान इकाई। परमाणु द्रव्यमान इकाई, एकीकृत परमाणु द्रव्यमान इकाई। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। ये है कि परमाणुओं और अणुओं को मापने के लिए किलोग्राम इकाई का प्रयोग नहीं किया जाता है। किसका प्रयोग नहीं किया जाता? किलोग्राम इकाई का प्रयोग नहीं किया जा सकता है। इसमें द्रव्यमान का एक महत्वपूर्ण मानक इकाई होती है। अणुओं और परमाणुओं के द्रव्यमान मापन के लिए एकीकृत परमाणु द्रव्यमान इकाई का प्रयोग किया जाता है। इसे यू से प्रदर्शित किया जाता है। इसे यू से प्रदर्शित किया जाता है। ठीक, एक एकीकृत परमाणु द्रव्यमान इकाई किसके बराबर होता है? एक यू के बराबर होता है। एक एकीकृत परमाणु द्रव्यमान इकाई कार्बन 12 के द्रव्यमान के 1/12 के बराबर होता है। इस चीज को याद रखेंगे। परीक्षा में पूछा गया था एक बार। क्या पूछा गया था कि जो एक एकीकृत परमाणु द्रव्यमान इकाई है वो कार्बन 12 के द्रव्यमान इकाई के कितने बराबर, कितने मतलब किसके बराबर होता है? तो किसके बराबर होता है? वो कार्बन 12 के 1/12 के बराबर होता है। कार्बन 12 द्रव्यमान के 1/12 के बराबर होता है। ठीक है, इस चीज को याद रखेंगे। 54वां प्रश्न पढ़ते हैं। 54वां प्रश्न क्या है कि आवश्यक प्रतिक्रियाओं या रासायनिक प्रतिक्रियाओं में बने उत्पादों का मात्रात्मक अध्ययन क्या है? तो आवश्यक प्रतिक्रियाओं या रासायनिक प्रतिक्रियाओं में बने उत्पादों का मात्रात्मक अध्ययन क्या है? तो वो क्या है? वो है स्टोइचियोमेट्री। स्टोइचियोमेट्री वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है कि आवश्यक प्रतिक्रियाओं या रासायनिक प्रतिक्रियाओं में बने उत्पादों का मात्रात्मक अध्ययन। ठीक है, इस तरीके से वो क्या होता है? स्टोइचियोमेट्री। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अच्छा एक बार समझ लेते हैं कि स्टोइचियोमेट्री क्या होता है। पढ़ लीजिए ध्यान से। ये है कि यह रासायनिक सूत्रों और रासायनिक प्रतिक्रियाओं में उपस्थित मात्रात्मक या मापनीय संबंधों का अध्ययन कहलाता है। रासायनिक सूत्रों और रासायनिक प्रतिक्रियाओं में उपस्थित जो मात्रात्मक या मापनीय संबंध है उन्हीं का अध्ययन क्या कहलाता है? स्टोइचियोमेट्री। ठीक है, आगे समझ में नहीं समझ में आया तो एक बार फिर से पढ़ लीजिए स्टोइचियोमेट्री। ठीक है, 55वां प्रश्न पढ़ते हैं। 55वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसको वुड स्पिरिट कहता है? देखिए कई बार परीक्षा में पूछा गया। एसएससी का ये फेवरेट सवाल है। अगर आप में से कोई व्यक्ति एसएससी की तैयारी करता है तब तो पूछा गया था। अभी जल्द की जल्द किसी भी पीसीएस के एग्जाम में पूछा गया था। तो वुड स्प्रेड, इसलिए इसको याद रखिए। वुड स्प्रेड क्या होता है? ये होता है मेथेनॉल। क्या होता है? मेथेनॉल। वुड स्प्रेड क्या होता है? मेथेनॉल होता है। ठीक है, वुड स्प्रेड किसको कहते हैं? वो मेथेनॉल को कहते हैं। मेथेनॉल एक कार्बनिक यौगिक है। इसका अणुसूत्र कितना होता है? CH3OH। CH3OH, ये देखिए मेथेन और OH की किसके OH जो है वो एल्कोहल समूह का एल्कोहल समूह का, इसलिए इसमें अल जुड़ता है, आल जुड़ता है, ऑल जुड़ता है। क्या जुड़ता है? ऑल जुड़ता है। आई पीसी नाम इसका क्या हो जाएगा? मेथेनॉल। क्या हो जाएगा? मेथेनॉल। ठीक है, तो मेथिल एल्कोहल, कास्ट एल्कोहल या वुड स्प्रिट भी कहते हैं। मेथेनॉल को मेथिल एल्कोहल या कास्ट एल्कोहल या क्या ऊपर लिखा था? वुड स्प्रिट भी कहते हैं। वुड स्प्रिट भी कहते हैं। यह लकड़ी के भंजक आसवन से प्राप्त होता है। किससे? लकड़ी के भंजक आसवन से प्राप्त होता है, इसलिए वुड स्प्रिट कहते हैं। लकड़ी के भंजक आसवन से प्राप्त होता है। ठीक है, चलो क्लोरोएथीन का सामान्य नाम क्या है? किसका सामान्य नाम? क्लोरोएथीन का। क्लोरोएथीन का सामान्य नाम क्या है? तो वो है बिनाइल क्लोराइड। क्या है? बिनाइल क्लोराइड। क्लोरोएथीन का सामान्य नाम क्या है? बिनाइल क्लोराइड। ठीक है, बिनाइल क्लोराइड। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। क्लोरोएथीन को बिनाइल क्लोराइड भी कहते हैं। इसका अणु सूत्र कितना होता है? H2C डबल बॉन्ड CHCl। H2C डबल बॉन्ड CHCl होता है किसका? बिनाइल क्लोराइड का। किसका होता है? बिनाइल क्लोराइड, जिसको क्लोरोएथीन कहते हैं। क्लोरोएथीन कहते हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। जो 57वां प्रश्न है, 57वां प्रश्न है कि कार्बनिक यौगिकों में बांड की लंबाई और बांड की ताप धारिता को निम्न में से क्या प्रभावित करता है? हेलो सर, गुड इवनिंग।
कार्बनिक यौगिकों में बांड की लंबाई और बांड की ताप धारिता को निम्नलिखित में से क्या प्रभावित करता है? तो ये क्या प्रभावित करता है? संकरण। क्या प्रभावित करता है? संकरण प्रभावित करता है। बॉन्ड की लंबाई और ताप धारिता को प्रभावित करता है संकरण। ठीक है, संकरण क्या होता है? पढ़ लीजिए संकरण क्या होता है। देखो, अगर संकरण पता रहेगा तभी तो आप बता पाएंगे, तो इसलिए इसको पढ़ना जरूरी रहता है। संकरण क्या है कि परमाणु की संयोजी कक्षा में उपस्थित लगभग जो समान ऊर्जा है और भिन्न आकृति के कक्षकों को आपस में मिलकर ऊर्जा का पुनः वितरण और समान ऊर्जा व समान आकृति के उतने ही कक्षकों के बनाने की प्रक्रिया को संकरण कहते हैं। ठीक है, संकरण क्या होता है समझिए फिर से। जो संयोजी कक्षा में उपस्थित समान ऊर्जा और विभिन्न आकृति है, उनको आपस में मिला करके ऊर्जा को पुनः वितरण करके जो समान ऊर्जा और समान आकृति के उतने ही कक्ष को बना दिया जाए, क्या होगा? संकरण होता है। मतलब ये डिफरेंट एनर्जी है, डिफरेंट एनर्जी को और डिफरेंट शेप है, उनको मिला करके सेम शेप और शेप एनर्जी के कक्षक बनाए जाएं, वही होता है क्या? संकरण। ठीक है, समझ में आ गया होगा। 58वां प्रश्न पढ़ते हैं। 58वां प्रश्न है कि पराग कणों की बाह्य परत एक्सिन निम्न में से किसकी बनी होती है जो अत्यधिक प्रतिरोधी कार्बनिक पदार्थ है? एक्सिन एक्सिन किसकी बनी होती है? तो ये बना होता है स्पोरोपोलिन। स्पोरोपोलिन से बना होता है। ठीक है, पढ़िए क्या होता है। स्पोरोपोलिन रासायनिक रूप से एक निष्क्रिय जैविक बहुलक है। क्या है? रासायनिक रूप से एक निष्क्रिय जैविक बहुलक है। यह पौधों के बीजाणु और परागकणों की कठोर बाहरी दीवारों का प्रमुख घटक है। क्या है? प्रमुख घटक है क्या? स्पोरोपोलिन। ठीक है, यह मिट्टी और तलहटी में संरचित रहता है। किसमें संरचित रहता है? मिट्टी और तलछट में संरचित रहता है। ठीक है, 59वां प्रश्न पढ़िए क्या दिखा है। कह रहा है कि संयुग्मित डिकेटोन बेंजीक्विनोन, जो संयुग्मित डिकेटोन और बेंजीक्विनोन है के निर्माण के लिए फिनॉल होता है, किस अम्ल के साथ ऑक्सीकृत होता है? किस अम्ल के साथ ऑक्सीकृत होता है? देखो, अगर इस तरीके का प्रश्न परीक्षा में छूट गया तो कोई बात नहीं, क्योंकि मैं सही बताऊं तो आपको 70% लोग इस सवाल को नहीं कर पाएंगे। तो कोई बात नहीं, लेकिन एक बार दो बार पढ़ लीजिए। क्या कि बेंजोक्विनोन के निर्माण के लिए जो फिनॉल है वो किस अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है? तो वो अभिक्रिया करता है क्रोमिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है। क्रोमिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है। ठीक है, पढ़िए। संयुग्मित डिकोटोन और बेंजोक्विनोन के साथ निर्माण के लिए जो फिनॉल क्रोमिक अम्ल है, क्या है? फिनॉल क्रोमिक अम्ल है, उसी के साथ अभिक्रिया होता है क्रोमिक अम्ल का। ठीक, चलो 60वां प्रश्न पढ़िए। 60वां प्रश्न क्या है कि प्रोट्रियम, ड्यूट्रियम और ट्राइट्रियम हाइड्रोजन परमाणु की क्या है? बताओ। प्रोट्रियम, ड्यूट्रियम और ट्राइट्रियम। देखो, इसको क्या लिखते हैं? अगर प्रोट्रियम को लिखना है तो एक H1 देख, अच्छा एक कहीं लिखा होगा, एक मिनट। देखो यहाँ पर लिखा है एक एक 1H1 1H2 1H3 1H1 1H2 1H3 लिखा है ना। तो एक हो गया प्रोट्रियम, एक हो गया ड्यूट्रियम, एक हो गया ट्राइट्रियम। बताओ, जो नीचे लिखा है वो क्या है? परमाणु क्रमांक है, और ऊपर क्या लिखा है? परमाणु भार है। अगर परमाणु क्रमांक समान है, देखो परमाणु क्रमांक समान है कि परमाणु भार, ऊपर परमाणु भार लिखा है तो ये तो डिफरेंट है। नीचे क्या है? परमाणु क्रमांक। इसका मतलब ये परमाणु क्रमांक समान है। अगर परमाणु क्रमांक समान है तो क्या होगा? ये होगा समस्थानिक। अगर परमाणु क्रमांक समान है तो क्या होगा? समस्थानिक होगा। अगर परमाणु भार समान होता तो संभारिक होता। क्या होता? संभारिक। ठीक है, तो देखो इसका परमाणु क्रमांक समान है तो इसलिए क्या होगा? ये समस्थानिक होगा। क्या होगा? समस्थानिक होगा। ठीक है, तो हाइड्रोजन एकमात्र ऐसा तत्व है जिसके समस्थानिकों को इसके नाम से स्वतंत्र अलग नाम मिले हुए हैं। इसके नाम से अलग स्वतंत्र नाम मिले हुए हैं। एक ऐसा ये परमाणु है, कौन? हाइड्रोजन। और इसके समस्थानिक कौन है? प्रोटियम, ड्यूट्रियम और ट्राइटियम। परीक्षा में पूछा जाता है कि इनमें से कौन हाइड्रोजन का समस्थानिक नहीं है? समस्थानिक नहीं है तो कौन होगा? ये तीन होगा ये ऑप्शन, और एक कोई और जोड़ देगा। तो प्रोटियम, ड्यूट्रियम और ट्राइटियम ये हाइड्रोजन के समस्थानिक है। इस चीज को याद कर लीजिए। 61वां प्रश्न पढ़ेंगे तो क्या है कि आसुत जल विद्युत आसुत जल आसुत जो है आसुत जल विद्युत का होता है। आसुत जल विद्युत किसका होता है? सुचालक होता है, अचालक होता है, कुचालक होता है या अर्धचालक? जो आसुत जल है वो विद्युत का कुचालक होता है। क्या होता है? कुचालक। आसुत जल। ठीक है, तो आसुत जल होता है विद्युत का कुचालक होता है। थोड़ा सा और पढ़ लीजिए, व्याख्या के रूप में क्या लिखा हुआ है कि कुचालक में खनिज लवणों की थोड़ी सी मात्रा प्राकृतिक रूप से विद्यमान होती है, इसलिए जल विद्युत का सुचालक होता है। अगर जो है लवणों की थोड़ी-सी मात्रा अगर प्राकृतिक रूप से विद्यमान है, तो जल जो होगा विद्युत का सुचालक होगा। अतः तथा आसुत जल लवणों से मुक्त होने के कारण विद्युत का कुचालक होता है। अच्छा, आपको समझ में नहीं आ रहा होगा कि ये आसुत जल क्या लिखा हुआ? आसुत जल एक ऐसा जल जिसका पीएच 7 हो, या जिसमें जो लवण है वो ना हो। ठीक है? जैसे फिल्टर वाटर को कह सकते हैं आसुत जल। आसुत जल किसको कह सकते हैं? फिल्टर वाटर को। तो उसमें जो लवण की मात्रा है वो नहीं होगी, तो इसलिए वो क्या होता है? वो विद्युत का कुचालक होता है। ठीक है, उस विद्युत का कुचालक होता है। चलो 62वां प्रश्न पढ़ते हैं। 62वां प्रश्न है कि वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें कोई पदार्थ ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके उष्मा उत्पन्न करता है वो क्या कहलाता है? अगर ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके उष्मा उत्पन्न कर रहा है
अगर ऊष्मा उत्पन्न कर रहा है तो क्या होगा? वो होगा दहन यानी कि चल रहा है। जैसे अगर अब क्रिया हुआ जैसे अगर सोडियम है, अगर सोडियम को पानी में डालेंगे सोडियम को पानी में डालेंगे, तो वो अब उत्पन्न करेगा तो क्या होगा? दहन होगा। क्या होगा? दहन होगा, ठीक है? दहन होगा ना कि ऑक्सीकरण। पढ़ लीजिए एक बार अच्छे से व्याख्या को। क्या कह रहा है कि वह प्रक्रिया जिसमें पदार्थ वायु या ऑक्सीकारक द्वारा जलता है, क्या कहलाता है? दहन कहलाता है। क्या कहलाता है? दहन कहलाता है। दहन एक ऊष्माक्षेपीय क्रिया है। क्या है? ऊष्माक्षेपीय है, यानी कि ऊष्मा निकलता है। दहन में क्या होता है? ऊष्मा निकलता है। आया समझ में? जैसे अगर जलने लगा कोई चीज़ तो क्या हो रहा है? ऊष्माक्षेपी हो रहा है, ऊष्मा निकल रहा है। तो दहन कैसी है? एक ऊष्माक्षेपी प्रक्रिया है। इस प्रक्रिया में जो पदार्थ है, वो ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके ऊष्मा उत्पन्न करता है। ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके क्या उत्पन्न करता है? ऊष्मा ऊष्मा उत्पन्न करता है। जैसे सोडियम है, अगर सोडियम को जल में डालेंगे तो जल में क्या है? ऑक्सीजन ऑक्सीजन है। जल में क्या है? ऑक्सीजन है ही। तो सोडियम ऑक्सीजन से मिल करके सोडियम हाइड्रॉक्साइड बनाता है और वहां से जो है अ, ऊष्मा निकलता है। ठीक। फिर 6वां प्रश्न पढ़ते हैं। जो 63वां प्रश्न क्या कह रहा है कि कार्बन डाइऑक्साइड अणु में कार्बन के परमाणुओं तथा ऑक्सीजन के परमाणु द्रव्यमानों का अनुपात कितना होता है? क्या कह रहा है? जो कार्बन डाइऑक्साइड अणु है उसमें कार्बन का परमाणु, अच्छा CO2 क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड CO2 होता है। तो पूछ रहा है जो कार्बन का परमाणु है और ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान की बात की रही, किसकी? द्रव्यमान की। देखो कार्बन का परमाणु कार्बन का परमाणु क्रमांक कितना होता है? कार्बन का परमाणु क्रमांक तो हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन यानी कि 6। तो परमाणु क्रमांक 6 तो परमाणु भार कितना? 12। परमाणु भार इसका हो गया 12। चलो लिख लेते हैं यहीं पर, यहाँ लिख लेते हैं 12। रेशियो निकालेंगे ऑक्सीजन का, तो एक ऑक्सीजन का परमाणु भार कितना होता है? 16। एक ऑक्सीजन का परमाणु भार 16 होता है, तो दो का कितना हो जाएगा? 32, यानी कि 12:32। 12:32। इसको छोटा कर लीजिए तो 4 4 या 12 4 32, यानी कि 3:8। कितना होगा? 3:8। इसी तरीके से निकलता है। कैसे निकलता है? इसी तरीके से। अगर परमाणु भार की बात की जाए, परमाणु क्रमांक की बात की जाए तो इसी तरीके से निकलता है। देखो यहाँ पर दो ऑक्सीजन है, ऐसा मत कीजिएगा कि एक कार्बन ले लिए, एक ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का एक परमाणु ले लिए, नहीं ऐसा मत कीजिएगा। कह रहा है कि कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2 पूरा उपयोग होगा। कार्बन डाइऑक्साइड की बात की जा रही है तो CO2 दोनों उपयोग होगा, यानी कि ऑक्सीजन के दोनों अणु और कार्बन के एक अणु का उपयोग किया जाएगा। ठीक है, आगे होगा समझ में? चलो 64वां प्रश्न पढ़ते हैं। 64वां प्रश्न क्या कह रहा है कि पदार्थ का जो मूल रूप है, पदार्थ का मूल रूप जिसे अभिक्रियाओं द्वारा सरल पदार्थ में नहीं तोड़ा जा सकता, वो क्या कहलाता है? पदार्थ का जो मूल रूप है तो क्या होता है? तत्व होता है। तत्व यानी कि जैसे कॉपर है, कॉपर को कैसे तोड़ दोगे? है ना? एल्युमिनियम है, तो एल्युमिनियम से तोड़ के उसमें कुछ और निकलेगा क्या? नहीं निकलेगा ना। तो क्या होता है? तत्व होता है, उसमें से कुछ और मतलब उसको तोड़ा नहीं जा सकता, तत्व को तोड़ा नहीं जा सकता, जो कि पदार्थ का मूल रूप होता है, किसी पदार्थ का मूल रूप होता है। जैसे सोना, चांदी, लोहा लिखा हुआ है इसमें। 65वां प्रश्न पढ़ते हैं। 65वां प्रश्न कि नाभिक में न्यूक्लियोसोम द्वारा एक दोहरी संरचना का निर्माण कहलाता है, क्या कहलाता है? तो नाभिक में जो न्यूक्लियोसोम है द्वारा एक दोहरी संरचना का निर्माण कहता है, क्या कहलाता है? नॉन स्टोन प्रोटीन ये कहलाता है, या ऑक्टोमर कहलाता है, ओक्टामर। तो इनमें से कोई नहीं है। जो सही उत्तर है कौन सा है? क्रोमेटिन। क्रोमेटिन जो है वो नाभिक में न्यूक्लियस द्वारा एक दोहरी संरचना का निर्माण में प्रयोग किया जाता है, किसका? क्रोमेटिन का। चलिए व्याख्या पढ़िए। नाभिक में न्यूक्लियस द्वारा एक दोहरी संरचना का निर्माण क्रोमेटिन कहलाता है। क्या कहलाता है? क्रोमेटिन कहलाता है। न्यूक्लियस द्वारा एक दोहरी संरचना का निर्माण क्रोमेटिन कहलाता है। ठीक है, एक बार कमेंट कीजिएगा कि आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। चीजें चीजें आपको समझ में आ रही है कि नहीं? 66वां प्रश्न पढ़ते हैं ना। कौन सा? 66वां प्रश्न क्या कह रहा था? कह रहा है कि क्रिस्टलीय पदार्थ में परमाणु के आसपास, क्रिस्टलीय पदार्थ में जो परमाणु के आसपास अनियमित उपयुक्त अवस्था को किस रूप से जाना जाता है? अनियमित उपयुक्त अवस्था को किस रूप से जाना जाता है क्रिस्टलीय पदार्थ में? तो वो जाना जाता है पॉइंट डिफेक्ट के रूप में। किसके रूप में? पॉइंट डिफेक्ट के रूप में जाना जाता है। क्रिस्टलीय पदार्थ में परमाणु के आसपास अनियमित उपयुक्त अवस्था को पॉइंट डिफेक्ट के रूप में जाना जाता है क्रिस्टलीय पदार्थ में। ठीक है, चलो पॉइंट डिफेक्ट क्या होता है ये भी समझ लीजिए इस लेक्चर में। पॉइंट डिफेक्ट क्या होता है? ये होता है क्रिस्टलीय पदार्थ में परमाणु या आयनों की नियमित व्यवस्था पूर्णतया नियमित होती है। क्या होती है? नियमित होती है, यानी प्रत्येक अवयव एक निश्चित बिंदु पर उपस्थित होते हैं। प्रत्येक अवयव एक निश्चित बिंदु पर अवस्थित होते हैं, पॉइंट डिफेक्ट। और परम शून्यता पर एंट्रोपी शून्य होती है। परम शून्यता पर जो एंट्रोपी, एंट्रोपी क्या? ऊर्जा। परम शून्यता पर एंट्रोपी मतलब एंट्रोपी ऊर्जा क्या होती है? शून्य होती है। ठीक, चलो 67वां प्रश्न करते हैं। 67वां प्रश्न है कि हाइड्रोजन से नाइट्रोजन की अभिक्रिया कराकर हाइड्रोजन से हाइड्रोजन से नाइट्रोजन की अभिक्रिया करा करके अमोनिया प्राप्त करने की विधि क्या कहलाती है? तो हाइड्रोजन से नाइट्रोजन को अभिक्रिया कर करके अमोनिया प्राप्त करने की विधि हाइबर विधि कहलाती है। कौन सी विधि से प्राप्त किया जाता है? हाइबर विधि से। ठीक, तो देखो जहां पर नाइट्रोजन के दो नाइट्रोजन के दो परमाणु, हाइड्रोजन के 6 परमाणु, हाइड्रोजन के 6 परमाणु, नाइट्रोजन के 2 परमाणु से अभिक्रिया करके 2 परमाणु अमोनिया के प्राप्त होते हैं। 2 परमाणु अमोनिया के प्राप्त होते हैं। ठीक है, समझ लीजिए कि इस विधि में शुद्ध नाइट्रोजन, अगर शुद्ध ऑक्सीजन की भी बात की जाए, अगर शुद्ध ऑक्सीजन की, तो वो O नहीं होता है, वो होता है O2। क्या होता है? O2 होता है। ठीक है, शुद्ध नाइट्रोजन यानी कि N2,
तथा हाइड्रोजन H2 के 1:3 अनुपात के मिश्रण को गर्म किया जाता है तथा अमोनिया प्राप्त होती है, गर्म किया जाता है, ठीक? चलो, आगे बढ़ते हैं। 68वां प्रश्न क्या कह रहा है? 68वां प्रश्न कह रहा है कि वह संघट्ट जिसमें 2 कण संघट्ट के बाद एक साथ संचालित होते हैं, संघट्ट के बाद एक साथ संचालित होते हैं, तो क्या? एक सेकंड। चलो, हेलो? अबे कुछ देर बाद फोन करे थे। हाँ मौसी, काते कुछ देर बाद फोन करो। चलो, वह संघट्ट जिसमें 2 कण संघट्ट के बाद एक साथ संचालित होते हैं, वो क्या कहलाते हैं? क्या कहलाते हैं बताओ? इलास्टिक संघट्ट कहलाते हैं, इनइलास्टिक संघट्ट कहलाते हैं, पूर्णतः इलास्टिक संघट्ट कहलाते हैं या पूर्णतः इनइलास्टिक संघट्ट कहलाते हैं, तो इनमें से कौन सही होगा? प्रश्न नंबर फिर से पढ़ लीजिए, कह रहा है कि वह संघट्ट जिसमें 2 कण संघट्ट के बाद एक साथ संचालित होते हैं, संघट्ट के बाद एक साथ, तो कैसा होगा वो? वो होगा पूर्णतः इनइलास्टिक संघट्ट। क्या होगा? पूर्णतः इनइलास्टिक संघट्ट। क्या होगा? ठीक है? पूर्णतः इनइलास्टिक संघट्ट होगा, ठीक है? चलो आगे बढ़ते हैं। रुक गया क्या? चलो 69वां प्रश्न पढ़ते हैं। 69वां प्रश्न है कि जो नायलॉन है, नायलॉन 66 के निर्माण में किस एसिड का प्रयोग किया जाता है? नायलॉन 66 के निर्माण में किस एसिड का प्रयोग किया जाता है? तो पहले तो विकल्प पढ़ लीजिए, क्या है? एथेनोइक एसिड, बेंजोइक एसिड, एडपिक एसिड या मेथेनोइक एसिड। तो इसमें सही कौन सा है? एडपिक एसिड। एडपिक एसिड का प्रयोग किया जाता है नायलॉन 66 के निर्माण में। नायलॉन 66 के निर्माण में एडपिक एसिड का प्रयोग किया जाता है, ठीक है? चलो आगे बढ़ते हैं। यह एडपिक अम्ल एक हेक्सामेथिलीन डाइएमीन के बहुलीकरण से बनते हैं। ये कठोर होते हैं। एडपिक एसिड कठोर होते हैं, ठीक? चलो 17वां प्रश्न पढ़िए। 17वां प्रश्न, बेरिलियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है? बेरिलियम, बेरिलियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है? तो ये 4 होता है। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, लिथियम, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम और बेरिलियम। तो बेरिलियम की बात की है, बेरिलियम जिसको कहते हैं, बेरिलियम की बात की जा रही है। तो इसका परमाणु क्रमांक 4 होता है, ठीक? चलो, परमाणु भार 9 है, यानी कि 4 दूनी 8, लगभग 9 की बात की जा रही है। तो अच्छा, बेरिलियम का गुण समझिए। या सिल्वर ग्रे रंग की धातु होती है, नॉन मैग्नेटिक धातु होती है, नरम व भंगुर धातु है, एक्सरे किरणों के लिए पारदर्शी होता है और एक्सरे बिना किसी रुकावट के बेरिलियम से होकर के गुजर जाता है। ये सारी चीजें थी। 71वां प्रश्न पढ़ते हैं। 71वां प्रश्न है, किस पोषण को साधारण अकार्बनिक पदार्थों को ग्रहण करके, किस पोषण को साधारण कार्बनिक पदार्थों को ग्रहण कर कार्बनिक अणुओं के संश्लेषण के रूप में परिभाषित किया जाता है? तो किस पोषण को? तो क्या होते हैं? जो साधारण अकार्बनिक पदार्थों को ग्रहण करके कार्बनिक अणुओं के रूप में संश्लेषित किया जाता है, तो वो होते हैं स्वापोषी। क्या होते हैं? स्वापोषी। किस पोषण को साधारण अकार्बनिक पदार्थों को ग्रहण कर कार्बनिक अणुओं के संश्लेषण के रूप में परिभाषित किया जाता है, तो वो होते हैं स्वापोषी। क्या होते हैं वो होते हैं स्वापोषी, ठीक है? चलो 72वां प्रश्न पढ़ो। फिनॉल, फिनॉल का सूत्र क्या होता है? फिनॉल, तो अच्छा एक चीज याद रखेंगे कि फिनॉल में कार्बन के कितने अणु होते हैं? फिनॉल में कार्बन के कितने अणु होते हैं? तो 6 अणु होते हैं। तो इसमें 4 है, इसमें 4 है, इसमें 2 है, तो कार्बन के 6 अणु फिनॉल में होगा C6H5OH, C6H5OH, ठीक है? जैसे एथेनॉल में क्या होता है? चलिए आगे बढ़ते हैं ना, आगे बढ़ते हैं। तो फिनॉल एक एरोमेटिक कार्बनिक यौगिक है। कैसा? एरोमेटिक, यानी कि बंद बंद श्रृंखला का यौगिक है। बंद श्रृंखला का यौगिक है कौन? फिनॉल। फिनॉल एक बंद श्रृंखला का यौगिक है और इसका अणुसूत्र क्या होता है? C6H5OH। देखो कार्बन के 6 अणु हैं, C6H5OH होता है। फिनॉल का उपयोग घरेलू स्वच्छक और कीटनाशक के रूप में करते हैं फिनॉल का उपयोग, ठीक? चलो 73वां प्रश्न पढ़ते हैं। सब कुछ सही है? क्या सब कुछ सही है क्या? चलो सब कुछ सही है ना? क्या लिखा है कि निम्न में से न्यूक्लियॉन किसे कहा जाता है? न्यूक्लियॉन किसे कहते हैं? केवल इलेक्ट्रॉन को, प्रोटॉन न्यूट्रॉन को, संयोजी इलेक्ट्रॉन को या नाभिक और प्रोटॉन को? देखो न्यूक्लियन का मतलब जो न्यूक्लियस में रहता है, यानी कि जो परमाणु नाभिक में रहता हो, तो कौन रहता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन सही होगा, ठीक है? 73वां का बी एक बार चेक कर लेते हैं। तो जो 73वां का बी है वही सही है। किसी परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन व न्यूट्रॉन को न्यूक्लियॉन कहते हैं। क्या कहते हैं? न्यूक्लियॉन कहते हैं, ठीक है? जो न्यूक्लियस में रहता है वही न्यूक्लियॉन होता है, ठीक है? 74वां प्रश्न पढ़िए। 74वां प्रश्न कह रहा है कि हीटर का मूल तत्व किस पदार्थ का बना होता है? जो हीटर है उसका मूल तत्व किस पदार्थ का बना होता है? बताओ। हीटर का मूल तत्व किस पदार्थ का बना होता है? तो ये बना होता है नाइक्रोम का। जो हीटर का मूल तत्व वो नाइक्रोम का बना होता है, ठीक? क्यों? क्योंकि नाइक्रोम जो है, नाइक्रोम एक उच्च प्रतिरोधक और उच्च गलनांक, अच्छा नाइक्रोम पढ़ लेते हैं एक बार सही से कि
एक इलेक्ट्रिक आयरन हीटर इसके अवयव के लिए उच्च प्रतिरोध, उच्च गलनांक और उच्च विशिष्ट ऊष्मा होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? उच्च प्रतिरोध, उच्च गलनांक और उच्च विशिष्ट ऊष्मा होनी चाहिए। इसलिए नाइक्रोम का जो उपयोग है वो इलेक्ट्रिक हीटिंग तत्व के रूप में किया जाता है। चलो आगे बढ़ते हैं। 75वां प्रश्न पढ़िए। 75वां प्रश्न क्या कह रहा है? 75वां प्रश्न कह रहा है कि नॉन सुपर इम्पोजिबल इमेज के रूप में एक एक दूसरे से जुड़े स्टीरियो आइसोमर क्या कहलाते हैं? क्या नॉन सुपर इम्पोजिबल इमेज के रूप में एक दूसरे से जुड़े स्टीरियो आइसोमर क्या कहलाते हैं? तो वो क्या कहलाते हैं? वो कहलाते हैं इंसर्सियोमर्स, इनेंसियोमर्स कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? इनेंसियोमर्स कहलाते हैं। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। 76वां प्रश्न क्या होता है कि बेंजीनामाइन का सामान्य नाम क्या है? बेंजीनामाइन, बेंजीनामाइन का सामान्य नाम क्या है? तो ये इसका सामान्य नाम है एनिलीन। देखो ये वो चीजें हैं जो आपको रटनी पड़ेंगी। अगर नहीं रट रहे हैं तो कम से कम 2-3 बार तो पढ़नी ही पढ़नी पड़ेगी, ठीक है? तो बेंजीनामाइन का सामान्य नाम क्या होता है? एनिलीन होता है। बेंजीनामाइन का सामान्य नाम क्या होता है? एनिलीन होता है, ठीक? बेंजीनामाइन का सामान्य नाम एनिलीन होता है। आगे बढ़ते हैं। 77वां प्रश्न हम पहुंच चुके हैं कब तक? 77वें प्रश्न की तरफ हम पहुंच बढ़ चुके हैं। मरकरी क्लोराइड का खनिज निम्नलिखित में से कौन सा होता है? मरकरी क्लोराइड, मरकरी क्लोराइड, ठीक है? चलो आगे बढ़ते हैं। मरकरी क्लोराइड का खनिज निम्नलिखित में से कौन सा है? मरकरी क्लोराइड, तो ये कौन सा? ये है कैलोमल। क्या है? कैलोमल, ठीक है? कैलोमल जो है वो मरकरी क्लोराइड का खनिज का इसमें से है, ठीक? चलो आगे बढ़ते हैं। तो मरकरी क्लोराइड एक रासायनिक यौगिक है और इसका अणु सूत्र क्या होता है? MgCl2, MgCl2, MgCl2 होता है मरकरी क्लोराइड का रासायनिक अणु सूत्र, रासायनिक अणु सूत्र, ठीक है? इसका खनिज कैलोमल है। इसका खनिज क्या है? कैलोमल है। इसके मर्क्यूरस क्लोराइड भी कहा जाता है, यानी Mg2Cl2 कहा के रूप में भी जाना जाता है। चलो आगे बढ़ते हैं। 78वां प्रश्न क्या है? 78वां प्रश्न है किसी तत्व के एक इलेक्ट्रॉन के क्षय की प्रवृत्ति का मात्रात्मक मापक क्या कहलाता है? एक इलेक्ट्रॉन के क्षय की प्रवृत्ति का मात्रात्मक मापक क्या कहलाता है? बताओ। विद्युत ऋणात्मकता कहलाता है, आयन की त्रिज्या होती है, परमाणु त्रिज्या होती है, या आयनीकरण तापीय धारिता होती है। तो क्या होता है? आयनीकरण तापीय धारिता होता है। किसी तत्व के एक इलेक्ट्रॉन के क्षय की प्रवृत्ति का मात्रात्मक मापक क्या कहलाता है? वो कहलाता है आयनीकरण तापीय धारिता। क्या कहलाता है? आयनीकरण तापीय धारिता कहलाता है, ठीक है? आ गया होगा समझ में अब तक तो? ये प्रश्न भी क्लियर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या होता है आयनीकरण तापीय धारिता? क्या होता है? तो किसी भी तत्व के एक इलेक्ट्रॉन के क्षय की प्रवृत्ति का मात्रात्मक मापक आयनीकरण तापीय धारिता कहलाती है। क्या कहलाता है? आयनीकरण तापीय धारिता कहलाता है, ठीक है? चलो 79वां प्रश्न पर हम आ चुके हैं। तो वह कौन सा पदार्थ है जो उत्प्रेरक की अभिक्रिया को बढ़ा देता है? उत्प्रेरक की अभिक्रिया को बढ़ा देता है, वो कौन सा है? तो वो है वर्धक। वर्धक का मतलब क्या? बढ़ा देता है, ऐसे कुछ रिलेट कर रहा है। तो वर्धक क्या होता है? यह एक रासायनिक क्रिया में इसके प्रदर्शन को अच्छा क्रियाशील बनाने के लिए ठोस उत्प्रेरक में जोड़ा जाता है। किस में जोड़ा जाता है? ठोस उत्प्रेरक में जोड़ा जाता है, ठीक? चलो आगे बढ़ते हैं। वर्धक क्या होता है? जो उत्प्रेरक की अभिक्रिया को बढ़ा देता है, उत्प्रेरक की अभिक्रिया को बढ़ा देता है, वो क्या होता है? अ, वो वर्धक होता है, ठीक है? आगे होगा समझ में। चलो आगे कह रहा है कि उत्प्रेरक की शक्ति को बढ़ाने वाले पदार्थ उत्प्रेरक वर्धक तथा उत्प्रेरक की शक्ति को कम करने वाले पदार्थ उत्प्रेरक विष कहलाते हैं। उत्प्रेरक वर्धक और उत्प्रेरक विष। उत्प्रेरक वर्धक क्या होता है? जो उत्प्रेरक की अभिक्रिया को बढ़ा दे, और जो घटा दे उत्प्रेरक विष, ठीक है? दोनों चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। 80वां प्रश्न पढ़िए। 80वां प्रश्न क्या है? कि 80वां प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा तत्व कम से कम व्यावसायिक उर्वरकों में पाए जाने की संभावना है? कम से कम व्यावसायिक उर्वरकों में पाए जाने की संभावना है, तो इनमें से कौन सा है? वो है सिलिकॉन। ठीक है, फास्फोरस आम मात्रा में, फास्फोरस, नाइट्रोजन, पोटेशियम, सबसे ज्यादा नाइट्रोजन और पोटेशियम फास्फोरस तो मिलता है, लेकिन रासायनिक उर्वरकों में सबसे कम जो उपयोग होता है वो किसका? सिलिकॉन का। सिलिकॉन क्या होता है? क्योंकि नाइट्रोजन, पोटेशियम, फास्फोरस तत्व उर्वरक के निर्माण में उपयोग किए जाते हैं और सिलिकॉन कम उपयोग किया जाता है, ठीक है? 81 ये तो कि इसका किया ही नहीं जाता, ऐसा कह सकते हैं कि बहुत कम या फिर किया ही नहीं जाता। फोटोग्राफी में निम्नलिखित में से कौन से रसायन का प्रयोग किया जाता है? देखिए ग्रुप डी की परीक्षा में भी यह सवाल पूछा गया था। ग्रुप डी 2018 वाली परीक्षा में पूछा गया था कि फोटोग्राफी में कौन से रसायन का प्रयोग होता है? बताओ। तो एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड नहीं, पोटेशियम नाइट्रोट। आगे बढ़ते हैं। जो हमारा दो अगला विकल्प क्या है? सिल्वर ब्रोमाइड। किसका उपयोग होता है? सिल्वर ब्रोमाइड नहीं, सिल्वर, हाँ सिल्वर ब्रोमाइड का होता है, सोडियम ब्रोमाइड का नहीं। सोडियम क्लोराइड लिखा है ना, तो सोडियम क्लोराइड तो चीनी नमक हो गया, तो नमक का होता है नहीं। किसका होता है? सिल्वर ब्रोमाइड का। फोटोग्राफी में सिल्वर ब्रोमाइड यानी कि AgBr। एजी सिल्वर हो गया और Br क्या हो गया? ब्रोमाइड, ठीक है? तो इसका प्रयोग किया जाता है। देखिए लिखा भी है कि फोटोग्राफी में सिल्वर ब्रोमाइड AgBr का प्रयोग करते हैं सिल्वर ब्रोमाइड में, ठीक है? चलो 82वां प्रश्न पढ़िए।
82वां प्रश्न है कि एसिटिक अम्ल का आईयूपीएसी नाम क्या है? एसिटिक अम्ल का आईयूपीएसी नाम क्या है? तो जो एसिटिक अम्ल का आईयूपीएसी नाम है वो क्या है? एसिटिक अम्ल का आईयूपीएसी नाम होता है एथेनोइक अम्ल। क्या होता है? एथेनोइक अम्ल। ठीक है, एथेनोइक अम्ल। पढ़ लिया एक बार, इसका फार्मूला क्या होगा? CH3COOH। अच्छा, CH3COOH, तो जहां पर COOH मिल जाएगा, जहां पर COOH जुड़ेगा, वहां पर जो आईपीएसी नाम में जो शब्द जुड़ेगा, ओइक अम्ल जुड़ता है। ओइक अम्ल जुड़ता है, ठीक है। और यहाँ पर अगर देखेंगे तो दो कार्बन हो गए, तो दो कार्बन में क्या कहते हैं? मेथ के बाद क्या आता है? एथ, तो एथेनोइक अम्ल होता है। ठीक है, इस तरीके से पढ़ा जाता है। 83वां प्रश्न पढ़िए। 83वां प्रश्न कह रहा है कि नाभिकीय रिएक्टरों में निम्न में से कौन सा जल की पूर्ण विद्युत अपघटन से निर्मित होता है और एक नियंत्रक के रूप में प्रयुक्त होता है? और एक नियंत्रक के रूप में प्रयुक्त होता है, तो वो कौन सा है? वो है भारी जल। तो नाभिकीय रिएक्टरों में प्रयुक्त होता है और विद्युत अपघटन से निर्मित होता है, जल के पूर्ण विद्युत अपघटन से निर्मित होता है और ये नियंत्रक के रूप में प्रयुक्त होता है। क्या होता है? भारी जल। क्या होता है? भारी जल। ठीक है, आगे होगा समझ में। अच्छा, भारी जल को क्या कहते हैं? भारी जल को कहते हैं D2O। D2O कहते हैं ड्यूटेरियम ऑक्साइड। क्या होता है? ड्यूटेरियम ऑक्साइड। ठीक है, चलो पढ़ लीजिए एक बार इसको कि नाभिकीय रिएक्टर एक ऐसा उपकरण है जिसमें परमाणु द्वारा क्रियाएं नियंत्रित होती हैं और स्थिर दर बनी रहती है, वही होता है नाभिकीय रिएक्टर। ग्रेफाइट और भारी जल का ना उपयोग नाभिकीय रिएक्टर में नियंत्रक के रूप में किया जाता है। नाभिकीय रिएक्टर में जो नियंत्रक है उसके रूप में ग्रेफाइट का और भारी जल का उपयोग होता है। भारी जल अपने उच्च मंदन अनुपात और न्यूट्रॉन के लिए कम अवशोषण वाले अनुप्रस्थ काट के कारण एक उत्कृष्ट मंदक है। क्या है? उत्कृष्ट मंदक है। ठीक है, चलो 84वां प्रश्न पढ़ते हैं। 84वां प्रश्न है कि निम्न में से कौन रंग की अशुद्धियों को अवशोषित कर घोल को रंगहीन कर देता है? रंग की अशुद्धियों को अवशोषित कर घोल को रंगहीन कर देता है कौन? तो कौन है? वो है, बताओ वो क्या है? एनिमल चारकोल। क्या होता है? एनिमल चारकोल, जो रंग की अशुद्धियों को अवशोषित कर जल को रंगहीन कर देता है, घोल को रंगहीन कर देता है। चलिए पढ़िए। एनिमल चारकोल या जंतु चारकोल का उपयोग कार्बनिक पदार्थों के विरंजन में किया जाता है। यह कच्ची चीनी को रंगहीन करने में भी प्रयुक्त किया जाता है। जो चीनी होता है उसको रंगहीन करने के लिए इसी का प्रयोग करते हैं, एनिमल चारकोल का। ठीक है, तो इस तरीके से हमने केमिस्ट्री को कंप्लीट कर लिया। जो हमारा रसायन विज्ञान था वो पूरा का पूरा कंप्लीट हो गया। ठीक है, देखिए यहीं से हमने पढ़ना शुरू किया था और केमिस्ट्री हमारा कंप्लीट हो गया है। बताइए, कमेंट कीजिए, क्या कमेंट करिए कि हमको इसके आगे पढ़ना है कि नहीं पढ़ना है, बताओ। और आगे पढ़ा जाए। एक बार मैं चेक कर लूँ अभी तक कितना टाइम हुआ, तो अभी तक केवल हमने 1 घंटा 33 मिनट ही पढ़ाई की है। तो चलो बायोलॉजी को भी इसी में निपटा लेते हैं। एक बार चेक कर लें कि बायोलॉजी कितना है ना? बायोलॉजी कंप्लीट हो सकता है कि नहीं हो सकता है। तो चलो चेक करते हैं, पहले पृष्ठ पर चलते हैं जहां पर सारी चीजें लिखी हुई हैं। तो जो बायोलॉजी है वो है 183 से 198 तक, यानी कि 10 पेज के आस 10 पेज नहीं है। अरे, तो बहुत कम है कैसे? 183, चलो 183 से 198 ना। अच्छा हाँ, 83 10 93, और ये है 15 पेज पर। 15 पेज है तो पढ़ लेते हैं इसको। इसको भी कंप्लीट करते हैं। जीव विज्ञान